हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे प्री के क्रैश कोर्स में। इसमें आपको इकोनॉमी का वीडियो दिया जा रहा है और इकोनॉमी की ये वीडियो प्री के क्रैश कोर्स के इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें और बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर किया जाएगा। इसके अलावा हम करंट में काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, तो उस तरीके से आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको फ़ायदा हो। और प्लीज़ ये वीडियो अंत तक जरूर दें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और साथ स्वागत है हमारे प्री के क्रैश कोर्स में। इसमें आपको इन्वायरमेंटल के वीडियो दिए जाएंगे और इन वीडियोज़ में आपको बेसिक इन्वायरमेंटल है उसको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम पीटी 365 के माध्यम से करंट की इन्वायरमेंट है उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और प्री में इन्वायरमेंटल बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 18 to 20 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आते हैं। इसके नोट्स हमने ऑलरेडी शेयर कर दिए, उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगी। और प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर जुड़े उनसे। उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्री के लिए आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। डेली 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए जाते हैं, तो उससे आपके चीज़ें समझ में होगी, आप अपने आप का थोड़ा सा मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो चूँकि एग्जाम बहुत नज़दीक है इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो बेसिक इन्वायरमेंट है उसको आपकी डेवलप करेगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसको फिर उसके बाद आप करंट की चीज़ें देखेंगे, तो पहले बेसिक समझ लें फिर करंट की चीज़ें देखें। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज हमारा अब हम इसी रिवीजन को आगे बढ़ाते हुए आज हम पर्यावरण को डिस्कशन करेंगे। और यहाँ हम पर्यावरण को दो तरीके से लेंगे कि पर्यावरण से जुड़े हुए सवाल हैं जो एक तो आते हैं बेसिक के, उनको देखेंगे बेसिक को, और दूसरा कॉन्सेप्ट वाले। जितने भी बेसिक हो गए, बेसिक में ही कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से हैं कॉन्सेप्ट का। और इसी के साथ हम फिर इसमें ऐड करेंगे कुछ करंट में। करंट में भी ध्यान रखना, जब हम पढ़ेंगे तो उस दौरान बेसिक वाली चीज़ें रिपीट होंगी तो उनको और अच्छे से देखेंगे और साथ में वहाँ से कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उनको भी हम उठाएंगे। और इस दौरान अगर इसमें आपको जैसे ये नोट्स हैं, इसमें ये मैंने लिखे हैं, तो इसमें कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो जैसे ही मैं बताऊंगा पढ़ते टाइम जब आपको समझाऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ लेते हैं पर्यावरण की, कि सबसे पहले अगर आपसे पूछा जीव क्या होते हैं, तो जीव प्रकृति में पाए जाने वाले वो तत्व जिनमें श्वसन क्रिया होती है। अब श्वसन क्रिया होती है, उनमें वृद्धि होती है, उनमें विकास की क्षमता होती है, वो जीव कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे पेड़ पौधे और जानवर, मानव, ये सब क्या हो गए, जीव हो गए, क्योंकि श्वसन क्रिया करते हैं और फिर श्वसन क्रिया के माध्यम से अपनी ऊर्जा भी बनाते हैं या अपना भोजन भी करते हैं, वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। इनमें ये क्षमता पाई जाती है, उन्हें हम जीव बोलते हैं। और जिनमें श्वसन क्रिया नहीं पाई जाती, जो अपना वृद्धि विकास नहीं कर सकते, उन्हें हम निर्जीव बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, निर्जीव। ठीक है ना। तो एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे कोई पूछेगा कि जाति क्या होती है। जाति का मतलब यहाँ कास्ट या ऐसे नहीं है, यहाँ जीवों की जाति से संबंधित है। यानी कि जब दो जीव एक दूसरे से सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं, है ना, तो सेक्सुअल कांटेक्ट करने से या उनमें गुणसूत्र समान होते हैं, ऑब्वियसली सेक्सुअल कांटेक्ट होगा या उनमें गुणसूत्र ही समान होंगे दो जीवों में, तो ऐसे जीवों का जो समूह होते हैं उसे बोलते हैं हम जाति। जाति यानी एक जाति के जीव। जैसे अगर बोलूँ मैं कि जैसे जानवर है, कोई जानवर है तो जानवर उसी जाति के दूसरे जानवर के साथ आपको पता है सेक्सुअल कांटेक्ट करता है, यानी कि जिससे मुख्य रूप से उसी जाति का एक नया जीव पैदा होता है, जन्म लेता है, तो उसे बोलते हैं हम जाति। और इनमें समानता है, आपको पता है गुणसूत्र भी समान होंगे, है ना। ठीक है। जैसे अगर आप देखें मनुष्य में गुणसूत्र 46 होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये होते हैं जाति विशेष के लिए। उसके बाद आती है जनसंख्या। जनसंख्या मतलब एक ही जाति के लोगों की, जो जीवों की जाति होती है, उसके समूहों को जो एक स्थान विशेष पर रहते हैं उसे हम जनसंख्या बोलते हैं। अब ये जनसंख्या पेड़ों मतलब जीवों की हो सकती है, ये जनसंख्या जानवरों की हो सकती है, किसी भी हो सकती है, लेकिन एक ही जाति के जो जीव होते हैं उनके समूहों को जो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित टाइम के दौरान रहते हो, उन्हें हम बोलते हैं क्या, जनसंख्या। इसके बाद आएगा समुदाय।
समुदाय क्या होता है? समुदाय मुख्य रूप से किसी क्षेत्र विशेष में विभिन्न जंतु, वनस्पति, जीवों की अनेक जातियों का समूह रहता है। जैसे अगर आप देखोगे तो किसी जगह समुदाय कैसे होगा, जैसे वहाँ पर मुख्य रूप से जैसे पेड़ पौधे भी होंगे, मान लो वहाँ मानव भी रहते होंगे, वहाँ जानवर भी रहते होंगे, तो ये पूरी क्या कहलाएगी? एक कम्युनिटी कहलाएगी। ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं हम समुदाय। उसके बाद आपको पूछा जाता है वातावरण क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है। ठीक है ना? तो पर्यावरण मुख्य रूप से एक तो जीव और जीव के चारों ओर पाए जाने वाले जो अजैविक तत्व होते हैं, यानी जैविक और अजैविक तत्वों से मिले हुए जो आवरण को हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण या वातावरण बोलते हैं। ठीक है ना? उसके बाद एक आता है इकोसिस्टम, किससे कहते हैं? देखो वातावरण तो क्या कहता है कि जीव है और उसके पास पाए जाने वाले अजैविक तत्व हैं, इनके आवरण को हम पर्यावरण बोलते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है कि इस पर्यावरण में पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटक ये दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन ये एक साथ इंटरेक्शन भी करते हैं, एक साथ अंतरक्रियाएं करते हैं। क्या करते हैं? अंतरक्रिया करते हैं। और अंतरक्रिया से ये भोजन या ऊर्जा का निर्माण करते हैं, और साथ ही इसी भोजन ऊर्जा को एक पीढ़ी से, एक जानवर से दूसरे जानवर तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसको क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं। तो उसी सिस्टम को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है? तो इसमें इंटरेक्शन होता है, ध्यान रखना, जीवों के बीच में। और कौन कौन से होते हैं? इसमें जैविक भी हो सकते हैं और इसमें अजैविक भी हो सकते हैं। अब इकोसिस्टम कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। ये स्थल भाग में हो सकता है, जल भाग में हो सकता है। स्थल भाग पर विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम हो सकते हैं। एक पेड़ में हो सकता है, एक झील में हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ एक पेड़ का इकोसिस्टम, तो पेड़ का इकोसिस्टम, उस पेड़ में पाए जाने वाले, मतलब कोई पक्षी बैठता है उस पेड़ में, या उस पेड़ में फल आते हैं, या उसकी जड़ों में पाए जाने वाले छोटे छोटे कवक जो कीट है, तो ये पूरा क्या हो गया? एक पेड़ का इकोसिस्टम हो गया। वृक्ष का इकोसिस्टम बोलते हैं इसको, वृक्ष का इकोसिस्टम हो गया। इसी अगर मैं बोलूँ कि झील का इकोसिस्टम क्या होगा, तो झील का इकोसिस्टम का मतलब है कि झील है और उसमें छोटे छोटे कीट पाए जाएंगे, शैवाल पाई जाएंगी, और है ना, और छोटे छोटे अगर जानवर टाइप में छोटे छोटे अगर कोई जानवर मगरमच्छ पाए जाते हैं, तो उस क्या होगा? वो उस झील का पूरा इकोसिस्टम होगा, जहाँ पर जैविक और अजैविक। जैविक क्या हो गया? वहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु। और अजैविक क्या हो गया? पानी, ऊपर से आने वाला सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना, स्थल, भूमि, ये सब क्या हो गए? अजैविक तत्वों के। तो ये इकोसिस्टम के दो घटक होते हैं। और इकोसिस्टम के दो घटकों को अगर देखें तो एक होता है बायोटिक फैक्टर और एक होता है अबायोटिक, यानी कि बायोटिक का मतलब जैविक, ठीक है ना, और इनको बोलते हैं अजैविक, अबायोटिक। जैविक का मतलब जिनमें मैंने बताया था कि अभी जीव पाया था, जैसे समस्त जीव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव, ये सभी क्या होते हैं? इकोसिस्टम के बायोटिक फैक्टर होते हैं। और अबायोटिक फैक्टर जल, प्रकाश, ताप, जो भौतिक कारक होते हैं, सब ये सारे क्या होते हैं? एबायोटिक फैक्टर होते हैं। और ध्यान रखना, कई बार सवाल अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट जिस इसका पीसीएस में, यूपीपीसीएस में डायरेक्ट पूछ ले जाएंगे आपसे बायोटिक फैक्टर कौन से हैं, एबायोटिक फैक्टर कौन से हैं। तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। और दूसरी बात, अब मैंने बताया इंट्रैक्शन कैसे होता है। देखो इंट्रैक्शन ऐसा होता है, जैसे मान लो पेड़ है, पेड़ क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, उससे भोजन देगा, और भोजन को मुख्य रूप से जो जीव जंतु है ये खाएंगे। फिर इनका क्या होगा? अपघटन होगा, अपघटन होने के बाद दोबारा मिट्टी में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है? ये सभी आपस में एक क्रिया करते रहते हैं। इसके बाद इकोसिस्टम मैंने बताया था, इकोसिस्टम छोटा, बड़ा, प्राकृतिक, कृत्रिम, किसी भी प्रकार का इकोसिस्टम में हो सकता है। प्राकृतिक देखा होगा आपने, जैसे मछली पालने के लिए छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं, तो वो भी क्या है? एक तरह से जलीय पारितंत्र हो गया। छोटा यानी तालाब के बराबर छोटा और समुद्र के बराबर बड़ा इकोसिस्टम हो सकता है। तो ये इकोसिस्टम के उदाहरण है। फिर इसके बाद आपको अगर आपसे पूछा जाए कोई बायोम क्या होता है, कि बायोम क्या है, तो देखो ऐसे इकोसिस्टम जो बहुत बड़े आकार के होते हैं उन्हें बायोम कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बायोम का डिसाइड होता है किससे? जलवायु से। यानी कि किसी जलवायु विशेष में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो इकोसिस्टम होते हैं, जिनके निर्धारण में जलवायु महत्वपूर्ण कारक होती है, उन्हें हम बायोम बोलते हैं। तो एक निश्चित जलवायु में पाए जाते हैं बायोम। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बायोम, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बायोम के एक निश्चित जलवायु है। क्या जलवायु है? टेम्परेचर अच्छा खासा होता है, बरसात भी अच्छी खासी होती है। अब वहाँ विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर स्थलीय भाग के इकोसिस्टम भी हो सकते हैं, यहाँ पर तालाब के भी हो सकते हैं, यहाँ पर नदियों के इकोसिस्टम हो सकते हैं, यहाँ पर समुद्र के इकोसिस्टम हो सकते हैं। तो यहाँ पर पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के, जो मुख्य रूप से वनों के इकोसिस्टम हो सकते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम पाए जा सकते हैं। लेकिन हाँ, हर इकोसिस्टम जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाएगा उसकी जलवायु की विशेषता एकदम समान होगी।
और जलवायु विशेषता मैंने बताई दी, जैसे उनका टेम्परेचर अच्छा खासा होगा, उनका टेम्परेचर अच्छा रहेगा, वहाँ पर बरसात अच्छी रहेगी, वहाँ पर आर्द्रता पाई जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बायोम, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ आपको समझने के लिए, अगर ध्रुवीय क्षेत्र की बायोम की मैं बात करूँ तो ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होगा, वहाँ पर ठंडा होगा, ठीक है ना, वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पाई जाएगी, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होगा, बरसात की मात्रा बहुत कम होगी, आर्द्रता बिल्कुल शुष्क होगी, ठीक है ना। तो अब वहाँ अगर आप देखोगे तो वहाँ भी विभिन्न प्रकार के बायोम हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि वहाँ पर आपको पता है जैव विविधता बहुत सीमित होती है, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा विविधता नहीं पाई जाएगी इकोसिस्टम की। तो ये आपने समझा बायोम को। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जैव मंडल क्या होता है, तो देखो जैव मंडल मुख्य रूप से पृथ्वी पर स्थित सभी बायोमों का एक समूह होता है, मतलब जैव मंडल जहाँ जीवन संभव होता है। और जीवन संभव होने के लिए 3 चीज़ आपको चाहिए होती है, आपको पता है। देखो, स्थल होना चाहिए, जल होना चाहिए और वायु। स्थल, ये तीनों मंडल जहाँ पर मिल जाते हैं वहाँ जीवन संभव हो जाता है, और उसी मंडल को बोलते हैं जैव मंडल। ये जैव मंडल हो जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या हो गया, जीवन संभव हो गया। यही कारण है, ध्यान रखना, पृथ्वी पर तीनों मंडल पाए जाते हैं। ब्रह्मांड के सभी ग्रहों में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर सभी मंडल पाए जाते हैं। इसलिए पृथ्वी, आपको पता है, ठीक है ना, इसलिए पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ एक अच्छी बात, इसलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है, तो इसको बोलते हैं बायोस्फीयर, यानी कि जैव मंडल। इसलिए जैव मंडल ध्यान रखना। अगर विस्तार, अब आपको पता है, अगर मैं बात करूँ बायोमंडल, बायोस्फीयर की, बायोस्फीयर में तो आपको पता है विभिन्न प्रकार की, अब हम यहाँ जीव संभव है तो सारे जैव मंडल इसमें आ जाएंगे, सारे इकोसिस्टम के अंतर्गत आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर आपसे छोटे से बड़े की ओर बोलूँ तो ये हो गया एक जीव, इस जीव से बड़ा हो गया आपको पता है जाति, जाति से बड़ी होगी जनसंख्या, जनसंख्या से बड़ा होगा इकोसिस्टम समुदाय, और समुदाय से बड़ा होगा इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम से बड़ा होगा बायोम, और बायोम से बड़ा होगा बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर से बड़ा होगा फिर ब्रह्मांड। मतलब वो एक तरह से जैव मंडल, ये मतलब ये बड़ा होगा, क्योंकि जैव मंडल है, इससे बड़ा आप देख सकते हो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, लेकिन तीनों का कॉमन रूप वो जैव मंडल होता है, वो कम हो सकता है। तो ये इनका अगर पूछे इनके आकार के हिसाब से या इनके क्षेत्र, मतलब कितना बड़ा क्षेत्र, मतलब ये इनकी साइज के हिसाब से अगर देखें तो ये इनका वो होगा। जैव मंडल की सबसे छोटी इकाई इकोसिस्टम होती है, और इसके अंतर्गत आपको होता है जंतु समुदाय, वनस्पति समुदाय या सूक्ष्म जीवों के समुदाय भी पाए जाते हैं, और ये इन्हीं से मिलता है जैविक समुदाय, और ये कहाँ पाया जाता है, बायोस्फीयर में, ठीक है ना। तो एक चीज़ तो ये हो गई। इसके अलावा जाते हैं हम इकोलॉजी। इकोसिस्टम मैंने बता दिया। इकोसिस्टम यानी कि वह सिस्टम जिसमें अंतर्गत वातावरण पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटक क्रियाएँ करते हैं और ऊर्जा का निर्माण करते हैं और उसको ट्रांसफ़र करते हैं, है ना, वो होता है इकोसिस्टम। लेकिन उस इकोसिस्टम का अध्ययन विज्ञान की जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है उसे बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। तो इकोलॉजी एक साइंस है, साइंस स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक साइंस है, एक विषय है, ठीक है। अब इकोलॉजी भी 2 प्रकार की हो सकती है, आपको देख सकते हैं। एक तो होता है ऑटो इकोलॉजी और एक होता है सिन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी को मतलब स्वयं पारिस्थितिकी, ठीक है ना, ठीक है ना। और एक होती है समपारिस्थितिकी। स्वयं पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है, देखो, स्वयं पारिस्थितिकी मतलब है कि इसमें कोई जीव, एक जीव होता है और दूसरा वातावरण होता है, इनके साथ वो क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, और इसका अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है उसे बोलते हैं हम स्वयं पारिस्थितिकी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एक तो खुद जीव होता है, जीव प्लस वातावरण। वातावरण मतलब जैविक घटक, मतलब सॉरी कौन से, अजैविक घटक, इनके साथ वो क्या करता है, क्रिया करता है। तो वो हो गया कौन सा, स्वयं पारिस्थितिकी। अब एक आपसे पूछा समपारिस्थितिकी, इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, एक जीव का एक तो दूसरे जीवों के साथ या वातावरण के साथ जो इंटरेक्शन होता है, इसमें दूसरे जीव भी आ जाते हैं, ध्यान रखना, उनके साथ उसका जो अध्ययन किया जाता है, उनके साथ होने वाला जो इंटरेक्शन होता है, परिणाम स्वरूप जो प्रभाव होते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं हम समपारिस्थितिकी, ठीक है ना। तो ये शब्द आपको ध्यान में आ गए होंगे। जैसे ये आपने देखा होगा, ये बायोस्फीयर हो जाएगा ये वाला, जहाँ पर तीनों मंडल आकर के मिलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको चीज़ बता दी। थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछ लेते हैं कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, हैकल ने किया था, आपको पता है, हैकल है, इसने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। दूसरी बात, इकोलॉजी का जनक अगर आपसे कोई पूछा जाता है तो रीडर और ऑडम, इनको इकोलॉजी का जनक कहते हैं, रीडर को। और अगर भारत में इकोलॉजी का जनक किसे कहते हैं तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारत में इकोलॉजी का जनक कहते हैं।
और पारिस्थितिकी तंत्र, एक तो होती है पारिस्थितिकी जिसे कहते हैं हम इकोलॉजी, एक होता है इकोसिस्टम, उसके जनक टेस्ले हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनका स्टेटमेंट या सवाल भी आपको डायरेक्ट मिल जाता है, विशेषकर यूपीपीसीएस या पीसीएससी के लिए बहुत ज़्यादा है। हाँ, यूपीएससी में कई बार स्टेटमेंट में डाल के दे देते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना है। इसके बाद कुछ और शब्दावली जो इकोसिस्टम से इकोलॉजी से जुड़ी हुई है उनको हम देखते हैं। एक आपसे पूछा जाता है, अभी हमने जनसंख्या पढ़ी, उसमें एक शब्द आता है डीम जनसंख्या। डीम जनसंख्या, डीम पॉपुलेशन क्या कहती है? तो देखो, किसी एक स्थान विशेष पर लंबे समय तक रहने वाले एक ही जाति के लोगों की जो पॉपुलेशन होती है उसे हम डीम्स पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और जब दो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग डीम्स, जैसे मान लें एक डीम्स ए जगह और एक डीम्स बी जगह, ए स्थान पर रहने वाली जनसंख्या वो इस एरिया की क्या हो गई, डीम्स पॉपुलेशन हो गई, ठीक है ना। और एक बी स्थान पर रहने वाली जनसंख्या उस एरिया की डीम पॉपुलेशन हो गई, ठीक है ना। तो ये डीम पॉपुलेशन, लेकिन इनको अगर इन दोनों में संबंध देखा जाता है तो इनको बोलते हैं सिस्टर पॉपुलेशन, यानी कि दो अलग अलग डीम्स के सदस्य आपस में सिस्टर पॉपुलेशन कराते हैं। ए के लिए बी सिस्टर पॉपुलेशन होगी और बी के लिए ए सिस्टर पॉपुलेशन होगा, ठीक है ना। ये सब समझ में आ गया सिस्टर पॉपुलेशन का। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे जाए, जैसे मान लें ये तो हो गया, अब मान लें ये जैसे मान लें इंडिया है, मैं दोबारा एग्जांपल देता हूँ, ये इंडिया है और ये मैं मान लेता हूँ ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। इंडिया की जो खुद के यहाँ रह रहे होगी उसको बोलेंगे डीम पॉपुलेशन, और ऑस्ट्रेलिया में उसके वहाँ रह रही होगी उसके लिए डीम पॉपुलेशन है। लेकिन भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया क्या है, सिस्टर पॉपुलेशन, और ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत क्या है, सिस्टर पॉपुलेशन, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि जब मान लें ऑस्ट्रेलिया के लोग अगर भारत में आ जाएं, इनमें आपस में गमनशील हो जाए, आपस में ट्रांसफर हो जाए, और भारत के लोग ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, तो ये आने और जाने वाले जो सदस्य होते हैं ये इन जनसंख्या को बोलते हैं मेटा पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं, मेटा पॉपुलेशन। तो जो आने और जाने वाले जो लोगों की संख्या होती है ये मेटा पॉपुलेशन, इसमें आपस में गमनशील हो जाती है दो डीम्स के बीच में पॉपुलेशन, या दो डीम पॉपुलेशन एक दूसरे की ओर गमन करने लग जाती है, इसको बोलते हैं मेटा पॉपुलेशन। तो यही चीज़ देख लीजिए, इसमें इंडिया की डीम हो गई, ये ऑस्ट्रेलिया की डीम हो गई, ये दोनों एक दूसरे का रिलेशन देखें तो सिस्टर पॉपुलेशन कहलाती है। और अगर इंडिया के लोग यहाँ मतलब ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया के लोग इंडिया में आते हैं तो मेटा पॉपुलेशन हो गई, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपने कई चीज़ और देखी होगी। अब आगे आप सुने होंगे कि आपको पता है, अगर आपने थोड़ा जानते होंगे तो मानव के शरीर में या हर पेड़ पौधे वनस्पति जिसमें जीव पाया जाता है उसमें जीन पाए जाते हैं, है ना। तो जीन क्या होते हैं, किसी भी चीज़ की जो जीन है ये मुख्य रूप से लक्षणों का निर्धारण करते हैं, ठीक है ना। और अगर जीनों में परिवर्तन हो जाएगा तो इसलिए लक्षणों में परिवर्तन हो जाएगा, जिसे हम उत्परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। तो जीन में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन बोलते हैं। और देखो, अब आप इसमें देखो कि जीन में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन बोलते हैं क्योंकि लक्षण चेंज हो जाते हैं उसमें। लेकिन ये परिवर्तन भी कई कारकों से होता है, यानी कि वातावरण में चेंज की वजह से होता है। लेकिन ध्यान रखना, जीन में दो प्रकार के, हमारे जो शरीर में पाए जाने वाले जीन है वो दो प्रकार के गुणों लक्षणों का चेंज करते हैं। जैसे एक तो होता है बाहरी लक्षण जो देखते हैं, मतलब किसी का रंग गेरुआ है, मतलब किसी की चमड़ी कैसी है, किसी की मतलब बनावट कैसी है ना, फेस कट कैसा है, ये कौन से लक्षण होते हैं, शरीर के बाह्य लक्षण होते हैं। और एक होते हैं आंतरिक लक्षण जो उसके जीनीय लक्षण होते हैं, है ना, जिनसे उसके शरीर की मतलब जो आनुवंशिक चीज़ें इफेक्ट होती है उन्हें शरीर के आंतरिक लक्षण कहते हैं, है ना। और ध्यान रखना, बाह्य लक्षणों को हम बोलते हैं फिनोटाइप, ये सब ध्यान रखना, और आंतरिक लक्षणों को बोलते हैं हम जीनोटाइप, ठीक है। तो इनका चीज़ ध्यान रखना, फिनोटाइप और जीनोटाइप समझ गए, और उत्परिवर्तन समझ गए। उत्परिवर्तन का मतलब है जीन में होने विभिन्न वातावरण की वजह से या विभिन्न कारकों की वजह से होने वाला परिवर्तन, जिसके परिणाम स्वरूप कौन जो लक्षण है वो भी बदल जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं जीन परिवर्तन। अब ये अगर बाहरी लक्षण बदलें तो फिनोटाइप बोलेंगे, अगर आंतरिक लक्षण बदलें तो जीनोटाइप बोलेंगे। इसके बाद अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा कि किस तरीके से परिवर्तन होते हैं। तो मान लें ए नाम का एक जीव है ना, अगर उसमें ये ध्यान रखना, दो शब्द आपको ध्यान रखना है, उत्क्रमणीय परिवर्तन और एक होता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमण का मतलब कैसा था, ए और बी, ए जीव बी में बदल जाएगा और बी जीव कुछ टाइम बाद ये बी में बदल सकता है आपस में, तो इसे बोलते हैं उत्क्रमणीय, ठीक है ना। और ये क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपसे पूछा जाए इक्ड क्या है, तो इक्ड मुख्य रूप से एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ठीक है ना, जो किसी जीव में अस्थायी रूप से होता है
और अस्थायी रूप से होने का कारण क्या है कि उस जगह पर भौगोलिक या वातावरणीय परिस्थितियां अलग हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति पहले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रह रहा था, अब जाकर के वो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रह रहा है, तो यहाँ जो व्यक्ति रहा है यहाँ पर उसकी जो बाह्य अगर देखोगे फेस कट, यहाँ अगर वो आदमी थोड़ा सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हो सकता है, वो ब्लैक भी हो सकता है, थोड़ा उसका रंग सांवला हो सकता है, लेकिन जैसे वो ठंडे क्षेत्र में रहेगा ऑब्वियसली वहाँ उसकी चमक आने लग जाएगी, वहाँ पर शाइनिंग आने लग जाएगी, या है ना। तो इस तरीके से उसका जो परिवर्तन हो रहा है, ये अपरिवर्तन, ये मुख्य रूप से बोलते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन, जो बाह्य परिवर्तन होता है शरीर के अंतर्गत, जिसमें क्या बोलते हैं, जो मुख्य रूप से भौगोलिक या वातावरणीय परिस्थितियों की वजह से बदलता है। और भौगोलिक और वातावरणीय परिस्थितियाँ हैं ये अल्पकाल की, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं होती। मान लें कोई व्यक्ति, जैसे अगर कोई व्यक्ति गाँव में रहने वाला है, वो 6 महीने जाकर के अगर शहर में रहा, घर के अंदर रहता है, तो उसमें आपने देखा होगा शहर की क्लाइमेट और ग्रामीण गाँव क्षेत्र की क्लाइमेट बदल जाती है, तो उसका रंग, कलर, फेस का थोड़ा फेस जो शाइनिंग है वो बदल जाएगी। तो उस प्रकार की जो बदलाव होते हैं वो होते हैं फिनोटाइप, जो हमें दिखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपसे कोई पूछे एक्ड क्या है, तो एक्ड पहली बात एक उत्क्रमणीय है, जिसमें जो अस्थायी होता है, उत्क्रमणीय कैसा होता है, अस्थायी होता है, जिसका कारण होता है भौगोलिक और वातावरणीय परिस्थितियाँ जो अल्पकाल के लिए बदलती है, और इससे उसमें क्या होता है, फिनोटाइप तो बदल जाते हैं, फिनोटाइप का बाह्य लक्षण, लेकिन जीनोटाइप यानी उसके आंतरिक लक्षण नहीं बदलते, क्योंकि बहुत मतलब 1 साल 2 साल में किसी के कोई आंतरिक लक्षण नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ उसमें क्या हो सकता है, उसके बाह्य लक्षण बदल जाते हैं। और ये जब ए से अगर बी में बदला है, तो इन दोनों जीवों के बीच में अभी गुणसूत्र सब कुछ एक जैसे हैं, इसलिए इनमें जनन प्रक्रिया संभव है, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं एक्ड। तो एक्ड में आपको 3-4 पता होना चाहिए कि अगर कहीं एक्ड पाए तो एक्ड क्या है, एक उत्क्रमणीय है, अस्थायी है, और फिनोटाइप बदलते हैं, जीनोटाइप नहीं बदलते, और इसलिए इसमें जनन संभव हो पाता है। इसके बाद होता है अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमण मतलब क्या होता है, ए से अगर बी में बदल गया तो बी से वापस ए में नहीं आ सकता, ये परमानेंट बदल जाता है, उसे बोलते हैं अनुत्क्रमणीय। अब मान लें कोई चीज़ ए से अगर मान लें ए इसमें बदली है, तो इकोटाइप क्या होता है, इकोटाइप अनुत्क्रमणीय होते हैं, पहली बात। तो दूसरा, इसमें जो परिवर्तन होता है वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा टाइम तक भौगोलिक और वातावरणीय परिस्थितियाँ बदल जाती है, उसके कारण होता है, परंतु अभी भी इसमें फिनोटाइप है वो नहीं बदल। इसमें ध्यान रखना, इसमें लॉन्ग टाइम तक, इकोटाइप में क्या लॉन्ग टाइम तक आपकी जो वातावरणीय या भौतिक परिस्थितियाँ बदल जाती है ना। तो उससे क्या है, जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति पहले जैसे उष्णकटिबंधीय एरिया में रह रहा, उसके बाद वो 15 से 20 से 40 साल तक वो मान लो कहाँ पहुँचा गया, मतलब ये जो परिस्थिति होती है वो मतलब 500, 200, 400, 500 साल का टाइम इसमें लगता है। अगर एक कोई प्रजाति है, वो प्रजाति पहले एक विशेष जलवायु रहती थी, अब जाकर के वो किसी दूसरी जलवायु में रहने लग गई और वहाँ 500-600 साल तक वो रही। उसके बाद क्या है कि इतना लंबा टाइम तक वो रहती है, तो उसमें क्या है कि उसके फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों बदल जाते हैं, ध्यान रखना। तो इकोटाइप में क्या होता है, फिनोटाइप भी बदल जाते हैं, जीनोटाइप भी बदल जाते हैं, लेकिन अब ये बदलने के परिणामस्वरूप जो नई प्रजाति बनती है वो क्या पुरानी प्रजाति के साथ अभी भी जनन प्रक्रिया कर सकती है, ध्यान रखना। इकोटाइप में अभी भी जनन प्रक्रिया होगी। इसके बाद होती है बायोटाइप। बायोटाइप अगर आपको इसमें और ज़्यादा टाइम लगता है, हजारों वर्षों तक। अगर कोई जीव हजारों वर्षों तक किसी दूसरे क्षेत्र की भौगोलिक और उसकी वातावरणीय परिस्थिति में रहेगा, तो इससे क्या है कि उसके जीनोटाइप भी बदलेंगे और उसके फिनोटाइप भी बदलेंगे, वो पूरी तरह बदल जाएगा, और बदलने के बाद वो पिछले वाले जो जीव है उस प्रजाति के जीवों के साथ वो जनन संबंध वो भी नहीं कर पाएगा। तो इसे बोलते हैं बायोटाइप। ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आती है अननोन क्रिया। अननोन क्रिया का मतलब होता है कि जैसा कि वातावरण के अंतर्गत में बताया था इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम में जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं, लेकिन इसमें इसमें जैविक तत्वों के बीच में होने वाली इंटरेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, अननोन क्रिया बोलते हैं, जो मुख्य रूप से जैविक घटकों के बीच में होती है। अब जब 2 जैविक घटकों के बीच में इंटरेक्शन होती है, तो उसमें हो सकता है दोनों को फायदा भी हो सकता है, उसमें हो सकता है दोनों को नुकसान भी हो सकता है, उसमें हो सकता है एक को फायदा भी हो सकता है, एक को नुकसान भी हो सकता है। जैसे या तो हो सकता है दोनों को प्लस प्लस हो, या एक माइनस हो, एक प्लस हो, ठीक है ना, या दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार उन पर प्रभाव पड़ता है, फिर उनका परिणाम निकलता है। तो ध्यान रखना, अननोन क्रिया मुख्य रूप से जैविक तत्वों के बीच में होती है, ठीक है ना। अब ये 2 प्रकार से होते हैं, या तो धनात्मक या ऋणात्मक। धनात्मक मतलब है कि किसी न किसी को फायदा होता होगा और किसी को नुकसान नहीं होता होगा। जैसे इसमें आपको दिख रहा है ये 3 संबंध अगर आपको देखना है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको पूछा जाए म्यूचुअलिज्म क्या होता है, तो म्यूचुअलिज्म में जो अननोन क्रिया होती है, जिसे हम सहजीवी अननोन क्रिया बोलते हैं, या सहोपकारिता बोलते हैं, सह उपकारिता या सहजीवी या म्यूचुअलिज्म,
ये प्रकार की जो अननोन क्रिया होती है, इस अननोन क्रिया में दोनों जीवों को फायदा होता है और साथ ही दोनों का साथ रहना भी कंपलसरी है। अगर दोनों जीव एक साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो दोनों का जीवन ही अस्तित्व में नहीं बचेगा। अर्थात इनमें दोनों का साथ रहना अनिवार्य है, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं होते और सहजीवी हमेशा स्थायी संबंध होता है। एग्जाम्पल दूँ, अगर आपने प्रवाल भित्ति पढ़ी है तो उसमें जूजेंथले और प्रवाल, अब देखो प्रवाल क्या होते हैं कि ये इनको आवास ये आवास बना सकते, इनके पास आवास होता है, और जूजेंथले इनके पास भोजन होता है। तो देखो अब प्रवालों को जब तक भोजन नहीं मिलेगा वो जीवित नहीं रहेंगे, और जूजेंथले को जब तक रहने की जगह नहीं मिलेगी तो जीवित नहीं रहेंगे। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, फिर इंटरेक्शन करते हैं। तो इससे क्या है कि दोनों के लिए प्लस पॉइंट है, दोनों साथ रहेंगे तो फायदा होगा दोनों को, और रहना भी दोनों के लिए कंपलसरी है। अगर नहीं रहे तो दोनों का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो प्रवाल में से अगर जूजेंथले मर जाते हैं तो प्रवाल ही नष्ट हो जाते हैं एक टाइम के बाद, और उसे ही हम प्रवाल भ्रंजन कहते हैं, आपको पता हो तो। ठीक है ना। तो इसलिए इस प्रकार का संबंध में क्या होता है, दोनों का रहना, साथ रहना, जिसे बोलते हैं म्यूचुअलिज्म या सहजीवी संबंध। ठीक है ना, या सह उपकारता संबंध। इसका अंग्रेजी शब्द भी आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अंग्रेजी शब्द भी आ सकता है इसलिए। ठीक है ना। दूसरा संबंध होता है प्रोटोकोपरेशन संबंध या प्राक सहभोजिता संबंध। इसमें क्या होता है, दोनों को होता है तो फायदा है, ठीक है ना, लेकिन दोनों का साथ रहने से भी नुकसान नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे समुद्र में आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मछलियों के ऊपर छोटी छोटी जो मछलियाँ होती हैं, तो उसमें दोनों साथ रहेंगे तो छोटी मछलियों को भोजन मिल जाता है बड़ी मछलियों के ऊपर जो कीट पाए जाते हैं उनसे। और दूसरी बात, बड़ी मछलियों के फायदा होता है कि उनके ऊपर शरीर के अंदर जो अवशिष्ट पाए जाते हैं वो साफ हो जाते हैं, तो फायदा दोनों को होता है। लेकिन अगर छोटी मछली बड़ी मछली के ऊपर नहीं भी पाई जाएगी तो नुकसान भी नहीं होगा, ऐसा नहीं कोई जीवन ही उसका अस्तित्व हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि दोनों का अनिवार्य नहीं है, दोनों के पास विकल्प होते हैं, लेकिन ये संबंध ऐसा होता है, परंतु दोनों को फायदा होता है इंटरेक्शन से। दोनों अगर आपस में साथ रहेंगे, अंतःक्रिया करेंगे तो दोनों को फायदा होगा। इस प्रकार के संबंध को बोलते हैं प्रोटो कोऑपरेशन या प्राक सहभोजिता। ये धनात्मक संबंध, क्योंकि इसमें सब किसी न किसी को फायदा हो रहा है। दूसरा संबंध होता है कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म या सहभोजिता, इसमें क्या होता है, एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान भी नहीं होता। ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है उसे बोलते हैं सहभोजिता। तो ये आपसे पूछा जाए कोई कि ये शब्दों को अगर आपने मिलान के लिए कभी भी, तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, आने की संभावना की रहती है। इसलिए अगर इसके अननोन क्रिया के नेगेटिव पार्ट में जाए कि क्या इसमें नेगेटिव में है कि किसी एक को फायदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ इसमें कन्फर्म है कि नुकसान जरूर होगा, एक नेगेटिव में जरूर जाएगा। इसमें एक संबंध होता है प्रतिस्पर्धी संबंध, एक होता है शोषण का संबंध, और एक होता है अमेनसेलिज्म। अमेनसेलिज्म, अब इनको अच्छी तरीके से देखेंगे हम क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं हम अमेनसेलिज्म के अंतर्गत। देखो प्रतिस्पर्धी में तो क्या है, जब कंपटीशन होता है तो उसमें दोनों को नुकसान होता है। ठीक है ना, दो जीवों में अगर किसी का कंपटीशन है, मान लें, कहने का मतलब है कोई एक क्षेत्र विशेष है, वहाँ पर मुख्य रूप से इकोसिस्टम है, वो ऐसे इकोसिस्टम में मान लेते हैं कि दो जीव रह रहे हैं और दोनों जीवों में कंपटीशन है, क्योंकि उनके भोजन को लेकर के या उनके शिकार को लेकर के। अब मान लें उनमें कंपटीशन हुआ तो दोनों एक दूसरे को नष्ट करेंगे, दोनों को ही नुकसान होगा। तो इसमें क्या है, जो परिणाम आएगा वो नेगेटिव आएगा दोनों के लिए। शोषण में क्या होता है, शोषण में क्या होता है, देखो शोषण में दो प्रकार से होता है। शोषण में एक होता है परजीवी और एक होता है परभक्षी। ये दो शब्द आपने सुने होंगे। परजीवी में एक को होगा प्लस में, एक को होगा माइनस में। इसी प्रकार परभक्षी में एक को होगा प्लस में, एक को होगा माइनस में। लेकिन परजीवी होता है, इसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, वो बड़े जीव पर क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं और उनसे अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो बड़े जीव को नुकसान होता है, छोटे जीव को इसमें नुकसान नहीं होता। तो परजीवी में छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको फायदा होता है और बड़े जीवों को नुकसान होता है। परभक्षी में क्या होता है कि बड़े होते हैं ना, वो छोटों का अब खा जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ शेर परभक्षी और दूसरी बकरी को खा जाएगा, तो उसमें क्या हुआ, बकरी को तो माइनस में चला गया और शेर को प्लस में हो गया, तो उसे बोलते हैं परभक्षी। इनको आगे हम एक बार और देखते हैं। और अभी देखते हैं, और अब देखते हैं अमेनसेलिज्म में। अमेनसेलिज्म में अगर संबंध देखेंगे तो अमेनसेलिज्म में संबंध ये होता है कि जैसे मान लो दो जीव है, तो इसमें एक को होगा जीरो, एक को होगा मतलब प्लस में, यानी कि एक को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक को माइनस हो जाएगा, और या एक को माइनस होगा, एक को प्लस होगा। इस तरीके का संबंध इसमें पाया जाता है। अब देखते हैं आगे इनमें संबंध किस तरीके का है वो देखते हैं। तो अमेनसेलिज्म मुख्य रूप से, अमेनसेलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो दो जातियों के बीच में पाया जाने वाला ऐसा संबंध होता है जिसमें एक जाति का हानि होती है, दूसरी जाति को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि इसमें एक माइनस हो जाएगा, दूसरी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये फिक्स है, उसको फायदा भी नहीं होगा। तो इसमें एक चीज़ अगर आपको इसमें देख रही होगी तो इसमें ये माइनस होगा और ये मतलब प्लस है या नहीं आएगा, क्योंकि प्लस इसमें किसी को नहीं हुआ था। ठीक है ना।
इसके बाद इस जाति के संबंध में इस जाति में क्या होता है कि एक जाति के जीव होते हैं वो कुछ रासायनिक छोड़ते हैं जो दूसरी जाति के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं, है ना। ये दो प्रकार का हो सकता है अमेंसेल्स में, एक होता है एंटीबायोटिक और एक होता है एलियोपैथिक। आपने सुना होगा दवाई मेडिकल साइंस में, एक होती है एंटीबायोटिक दवाइयाँ और एक होती है एलियोपैथिक। एलियोपैथिक क्या होता है और एंटीबायोटिक क्या होता है देखिए। एंटीबायोटिक जो संबंध होता है ये वो है अमेंसेल्स का वो प्रकार है जो दो जीवों के बीच में होता है, ठीक है ना, दो जंतुओं के बीच में होता है। इसमें क्या होता है कि इस संबंध में क्या होता है कि एक जंतु क्या होता है रसायन निकालता है जो दूसरे जंतु के लिए नुकसानदायक हो जाता है, लेकिन इस रसायन निकालने वाले जंतु को भी कोई फायदा नहीं होता। संबंध किस प्रकार, जीरो और माइनस, यानी कि इस जंतु को कोई फायदा नहीं हुआ और ये और नेगेटिव में चला गया। इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। देखो हमारे यहाँ अगर हम देखें तो आपने देखा होगा जितनी भी हमारी एंटीबायोटिक दवाई होती है, एंटीबायोटिक दवाई भी इसी तरीके से बनती है। उसमें क्या होता है कि अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी आ गई यानी कोई वायरस घुस गया तो उसको मारने के लिए हम दूसरा बैक्टीरिया वायरस घुसाएंगे जो एक रासायनिक छोड़ेगा और उस वायरस को मार देगा। तो एंटीबायोटिक दवाइयों का सिद्धांत है, ठीक है। तो जैसे अगर आप कोविड में देखें तो वायरस के लिए उसके विरुद्ध जो वैक्सीन लाई जा रही है, तो वैक्सीन क्या करेगी, उसके कोई मतलब जो वायरस है कोविड वायरस उसको मारने के लिए उसमें रासायन जोड़ा जाएगा और उससे वो नष्ट कर देगी उसको, या उसके लिए पहले से प्रोएक्टिव हो जाएगी अपने आप। तो इस प्रकार से होता है एंटीबायोटिक। जैसे इसमें और दूसरा एग्जांपल है, जैसे तालाब और नदियों में जो नीलहरित शैवाल पाए जाते हैं, नीलहरित शैवाल पाए जाते हैं, है ना, इनके द्वारा एक रसायन छोड़ा जाता है हाइड्रोक्सीमाइन नाम का जो ये रसायन पाया जाता है। और हाइड्रोक्सीमाइन जो पदार्थ है ये क्या करता है, तालाब में जाता है और तालाब के अन्य प्रकार की जो मछलियाँ पाई जाती हैं उनके लिए नुकसानदायक होता है। तो शैवाल को कोई फायदा नहीं हुआ, शैवाल तो इसमें खुद जीरो में, उसको फायदा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मछलियों के लिए नुकसान होगा, तो इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। और ये तो जीवों के बीच में, इसी प्रकार पादपों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं एलियोपैथी, ठीक है ना। तो एलियोपैथी है, इसमें क्या होता है कि एक वनस्पति रासायनिक पदार्थ छोड़ती है जो दूसरी जाति के जो वनस्पति है उसके लिए नुकसान पहुंचा देती है। जैसे सूरजमुखी एक रसायन छोड़ता है और उसके आसपास में उगने वाली जो जंगली पेड़ पौधे हैं उनको नष्ट कर देता है। तो इसलिए सूरजमुखी है काफ़ी खेतों में खरपतवार को नष्ट करने में काफ़ी काम आता है, ठीक है ना। इसी प्रकार जो अभी हमने शोषण वाला देखा, शोषण में मैंने बताया था एक दो संबंध होते हैं, परजीवी और परपक्षी। परजीवी में छोटा जीव को फायदा होता है, बड़े को नुकसान होता है। जैसे हमारे शरीर में मक्खी मच्छर मनुष्य के शरीर पर लग जाते हैं और विभिन्न प्रकार के रोग लगा देते हैं और परिणाम स्वरूप बदले में इनको पोषण मिलता है लेकिन हमें नुकसान दे देते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम परजीवी। और परभक्षी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें नुकसान छोटे जीव को होता है, फायदे बड़े जीव को होता है। जैसे ऐसे जंतु या वनस्पति जो अन्य वनस्पतियों जीवों को खा जाते हैं उन्हें परभक्षी, जैसे अजगर है, गिद्ध है, शेर है, ये क्या होते हैं कीटभक्षी या परभक्षी भी हो सकते हैं। कीटों को खा जाते हैं तो कीट तो चला गया बेचारा माइनस में और ये चले गए किसमें, प्लस में। तो इनमें संबंध होता है ये माइनस और प्लस का। तो ध्यान रखना परभक्षी में प्लस माइनस का संबंध होता है शोषण के अंतर्गत, ठीक है ना। एक को माइनस होता है, एक को प्लस। माइनस का मतलब उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और प्लस का मतलब उसको फायदा हो जाएगा। तो परजीवी में छोटे वाले जीव को फायदा होता है और परभक्षी में छोटे वाले जीव को नुकसान होता है। ये इंटरेक्शन आपको समझ में आ गया। इसके अलावा दो शब्द और समझा रहा हूँ मैं। एक आपने सुना होगा जाइलम और एक सुना होगा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये मुख्य रूप से पेड़ों में पाए जाते हैं। हाँ, अब आपको एक चीज़ बता दूँ, दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जाइलम और फ्लोएम ये मुख्य रूप से पेड़ों की वनस्पतियों के अंतर्गत ये क्या होते हैं, दो मुख्य रूप से क्या होते हैं, ऊतक होते हैं जो परिवहन का काम करते हैं। तो इसमें एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या होते हैं कि वे ऊतक होते हैं या वे परिवहन के ऊतक होते हैं जो जड़ों से भोजन और जल को ऊपर, मतलब ये क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं। फ्लोएम क्या होता है, ये ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं किसको, भोजन को। और भोजन का कौन बनाती है, पत्तियाँ। तो पत्तियाँ पर्णहरित प्रोसेस के माध्यम से भोजन बनाती है और उसे जड़ तक पहुँचाते हैं कौन, फ्लोएम। जबकि जाइलम होते हैं वो नीचे से, अब आपको पता है जड़ क्या लेती है, जड़ है वो विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ लेती है और साथ में नीचे से जल भी लेती है। तो ये जाइलम होते हैं नीचे से जल और कार्बनिक पदार्थ को पेड़ की विभिन्न ब्रांचों तक पहुंचाते हैं, तो उसे बोलते हैं जाइलम। तो जाइलम क्या होते हैं, जाइलम मुख्य रूप से जड़ से पेड़ की विभिन्न ब्रांचों तक पहुंचाते हैं, उसे बोलते हैं जाइलम। और फ्लोएम जो पेड़ की विभिन्न शाखाओं से भोजन को पेड़ की जड़ों तक या नीचे की ओर पहुँचाते हैं, उन्हें बोलते हैं फ्लोएम। ये दो परिवहनीय ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पेड़ पौधे में जड़ों में मिट्टी, ये दो चीज़ें आपको इसलिए दी गई है क्योंकि ये यहाँ भी इस प्रकार के जीव पाए जाते हैं पेड़ पौधे में जो भी शोषण की प्रोसेस के एक भाग होते हैं, परजीवी या परजीविकता पाई जाती है। तो वो एक है, जैसे एक एग्जांपल दिया है इसमें अमरबेल का।
अमरबेल आपने देखी होगी। अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो अपने भोजन के लिए या पानी की आवश्यकताओं के लिए अन्य पेड़ पर निर्भर रहता है, क्योंकि उसके पास खुद के पास कोई जड़ नहीं होती, उसमें तना होता है, यानी कि वो स्तंभ परजीवी होता है। स्तंभ परजीवी जिनमें तना होता है, जड़ नहीं होती और दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उसे बोलते हैं स्तंभ परजीवी, है ना। इसी प्रकार देखा होगा आपने, ठीक है, ये रेफलेशिया ये दूसरे पेड़ों की जड़ों में पाया जाता है। जैसे अगर आपको इस चित्र में देखा होगा, ये चित्र दिख रहा है ऊपर ही, देख यहाँ है रेफलेशिया, ये मुख्य रूप से जड़ों के अंतर्गत पाए जाने वाले परजीवी होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ होगी मुख्य रूप से पेड़ों पर पाई जाती है, मुख्य रूप से कौन, वो जैसे अमरवेल, तो वो तना पर पाई जाती है और वो तनाओं के माध्यम से ही मुख्य रूप से दूसरे पेड़ से क्या लेती है, अपना भोजन लेती है, तो उसे बोलते हैं स्तंभ परजीवी, और ये होती है मूल परजीवी, ठीक है। तो ये दो शब्द आपको पता होंगे। इसके बाद अभी तक तो हमने देखा नेगेटिव इंटरेक्शन, जिसमें एक को फायदा एक को नुकसान, या किसी को भी हमेशा दोनों को नुकसान होगा, या मतलब नुकसान कारक हमेशा रहेगा। पॉजिटिव जो इंटरेक्शन होता है दो जीवों के बीच में, उसमें मैंने बताया था आपको, एक होता है सहभोजिता, एक होता है प्राक सहभोजिता, और एक होता है सहजीवी। सहजीवी का उदाहरण दे दिया मैंने, म्यूचुअलिज्म का आपको पता, जो जूजेंटले और सहवाल का हो गया। और कमेंसलिज्म का मतलब है एक को प्लस दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता। जैसे अधिपादप, अधिपादप आपने देखोगे, छोटे जो बड़े पादप होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे और पादप आ जाते हैं। जैसे इसमें वनस्पति प्लांट में किसी अन्य पादप के ऊपर दूसरी वनस्पति आ जाती है, तो ऐसे पादप को हम अधिपादप बोलते हैं। जैसे आपने देखा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर छोटे छोटे जो मुख्य रूप से अब बेल, लताएं या छोटे छोटे उनके ऊपर और छोटे छोटे वृक्ष उगने लग जाते हैं, उनको अधिपादप बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो पेड़ों में होता है। इसी प्रकार जंतु में होता है, आपने देखा होगा, जब जंतु किसी अन्य वनस्पति या प्लांट या जंतु के ऊपर पाए जाने वाले होते हैं। जैसे अधिजंतु क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो वो पाई जाती है बड़ी मछली, उसके ऊपर छोटी छोटी जो कीट होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके ऊपर पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं अधिजंतु, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि नुकसान नहीं होता दूसरे को और एक को फायदा हो जाता है, उसे बोलते हैं सहभोजिता। इसके बाद प्राक सहभोजिता या प्रोटो कॉपरेशन की मैंने बात बताई, इसमें दोनों को फायदा होता है, लेकिन दोनों साथ नहीं भी रहेंगे तो नुकसान नहीं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि देखो, समुद्र में छोटी छोटी मछलियाँ पाई जाती हैं जो बड़ी मछलियों पर जमा गंदगी को खा करके बड़ी मछलियों उसके भार को कम कर देती है। बड़ी मछलियों को क्या प्लस हो गया, उनके भार को कम कर देती है। बदले में छोटी मछलियों को क्या फायदा होगा, उनको पोषण मिल जाता है, और इसीलिए इन छोटी मछलियों को क्लीनर फिश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लीनर फिश। इसी प्रकार अगर हम देखें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, जैसे कुछ ये मुख्य रूप से ये उदाहरण आपको दिख रहा है, ये उदाहरण है इसका अधिपादप का, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये अधिपादप का उदाहरण नीचे दिख रहा है कटलताएं वाला। जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कुछ पेड़ पौधे अपने तने पर वृद्धि करके बड़े पेड़ पौधे के ऊपर लटक जाते हैं और पुनः नीचे आते हैं, इससे उनको सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है, तो ये कटलताएं कहलाती है। कुल मिलाकर के जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आपने वनों को देखा होगा, वहाँ पर क्या होता है कि उनमें लताएं बहुत ज़्यादा आती है, पेड़ों पर नए नए पेड़ उगने लग जाते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ से उनको वो मिल जाता है, भोजन मिल जाता है, ऊर्जा मिल जाती है, इसलिए तो वो होता है कटलताएं। तो इस प्रकार का संबंध होता है ये, ठीक है ना। और म्यूचुअल का मैंने बता दिया, जूजेंटली का और उसका हो गया म्यूचुअल का संबंध, जिसमें दोनों का साथ रहना कंपलसरी है। जैसे और भी इसमें दिए गए हैं आपको, इसमें आप दो चीज़ और जान लेना, पहले शैवाल और कवक, इन दोनों में ध्यान रखना। शैवाल मुख्य रूप से शैवालों में पर्णहरित की क्रिया पाई जाती है, यानी पर्णहरित पाया जाता है, अर्थात इनका रंग आपको पता है हरा होगा, ठीक है ना। दूसरी कवक है, इसमें पर्णहरित की प्रक्रिया नहीं पाई जाती, इसलिए शैवाल है, शैवाल प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और शैवाल प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो स्वयं भोजन बनाते हैं, इसलिए क्या होते हैं, स्वयं पोषी होते हैं। और इनकी कोशिका वृत्ति है वो क्या होती है, सेलुलोज में होती है। कोशिका वृत्ति क्या होती है, सेलुलोज में होती है, और इनके अध्ययन को जो बोलते हैं एल्गालॉजी, है ना। तो एल्गालॉजी बोलते हैं हमको शैवालों के अध्ययन को। तो शैवालों के बारे में क्या होता है, ये प्राथमिक उत्पादक भी होते हैं, ये स्वयंपोषी क्योंकि अपना भोजन खुद बनाते हैं, और स्वयंपोषी होने के कारण आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के कारण इसमें पर्णहरित पाया जाता है। जबकि कवक है, ये परपोषी होते हैं, यानी खुद भोजन नहीं बनाते, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। और इसलिए इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और कवकों के अध्ययन को अगर हम बोलें तो इसको बोलते हैं माइकोलॉजी, ठीक है ना। और कवक का शरीर है वो जाल, मतलब एक तरह से जाल की तरह होता है इसमें, तो इसलिए बोला जाता है कवक को, और इसके अध्ययन को बोला जाता है माइकोलॉजी। तो कवक और शैवाल के बारे में आपको एक ब्रीफ नॉलेज मिल गई, इसको ध्यान रखें। अब पढ़ते हैं सहजीवी का संबंध, यानी कि मैं बताया था कि दो जातियाँ एक दूसरे के जीवन पर आश्रित होती है और उनका हमेशा रहना
जो मैं म्यूचुअलिज्म को और ज़्यादा विस्तार दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। म्यूचुअलिज्म का संबंध क्या होता है, परेटो कॉर्पोरेशन का संबंध क्या होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार नेगेटिव क्षेत्र में आपको पूछ लेंगे कि शोषण क्या होता है, परजीवी क्या होते हैं, परभक्षी क्या होते हैं, उनमें संबंध किस प्रकार का होता है। ये इकोसिस्टम के अंतर्गत, जीवों के अंतर्गत होने वाली इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। इसी प्रकार अब इसमें देखा है कि सहजीवी मैंने बता दिया, तो सहजीवी का उदाहरण दिया उन्होंने लाइकेन, माइक्रोराजा या मूंगे की चट्टान। तो मूंगे की चट्टानों वाला उदाहरण तो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं लाइकेन। लाइकेन देखें आपको, तो लाइकेन मुख्य रूप से कवक और शैवाल के बीच में पाया जाने वाला सहजीवी संबंध है। किसके बीच में? कवक और शैवाल के बीच में। अब देखो इसमें क्या होगा, शैवाल तो क्या बनाएंगे, भोजन, और कवक भी बनाएंगे, जगह देंगे या कुछ ऐसी चीज़ करेंगे। तो इसमें दिया गया एग्जाम्पल देखो आपसे कि देखो सूखे इलाकों में मुख्य रूप से लाइकेन पाया जाता है, सूखे या बर्फीले इलाकों में जहाँ पर जल की कमी होती है। तो देखो शैवाल और कवक ये दोनों क्रिया करके, मतलब इन दोनों के इंटरेक्शन से क्या होता है, लाइकेन मिलता है, ठीक है ना। तो लाइकेन क्या होता है, शैवाल और कवकों के बीच पाए जाने वाला सहजीवी संबंध से लाइकेन बनते हैं। तो देखो शैवाल क्या देते हैं, प्रकाश संश्लेषण देते हैं, और कवक देते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का अवशोषण करते हैं, ठीक है ना। अब ये H2O का अवशोषण कर लेंगे, इसलिए इन लाइकेनों में क्या पाई जाती है, जल की कमी पाई जाती है। तो वही चीज़ इसमें विस्तार से लिखी हुई है कि लाइकेन और कवक शैवालों के बीच में सह संबंधी का संबंध पाया जाता है। कवक वायुमंडल में पाए जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को लेकर के शैवालों को दे देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शैवाल भोजन बनाते हैं। ध्यान रखना, शैवाल है वायुमंडल से CO2 नहीं ले पाते हैं, तो ये कवक है शैवालों को क्या देते हैं, CO2 देते हैं, ताकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लें। अब आप ध्यान रखो, अगर शैवालों को CO2 नहीं मिलेगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे, शैवाल बच ही नहीं पाएंगे, इसलिए इन दोनों पाए जाने वाला संबंध कौन सा होगा, सहजीवी संबंध होगा, और इसी से लाइकेन का निर्माण होता है। तो यही है कि लाइकेन SO2 के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उससे, इसलिए ध्यान रखना जिन क्षेत्रों में SO2 पाई जाती है वहाँ पर लाइकेन नहीं पाए जाते, और इसीलिए लाइकेनों को शुद्धता का संकेतक या वायु प्रदूषण का जैव संकेतक कहा जाता है। यानी कि अगर कोई वायु में SO2 ज़्यादा पाए जाते हैं तो वहाँ पर क्या नहीं पाए जाएंगे, लाइकेन नहीं पाए जाएंगे, अर्थात वहाँ पर लाइकेन नहीं पाया जाए तो हम कह सकते हैं कि ये वायु है, इसमें गारंटी से SO2 पाई जाएगी। तो ये हो गया लाइकेन का संबंध। और ध्यान रखना लाइकेन किसका संबंध है, शैवाल और कवक, ठीक है ना। जिसमें शैवाल क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं प्रकाश संश्लेषण की, कवक उनको CO2 और H2O देते हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब जल देते हैं, जिससे क्रिया करते हैं। इसके बाद एक सहजीवी संबंध होता है माइक्रोराजा का। माइक्रोराजा होता है कवक और कुछ पादपों की जड़ों में पाए जाने वाले छोटे छोटे सहजीवी, जड़ों में पाए जाने वाले जड़ें होती है कुछ पादपों की, उनमें ये कवक क्या करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो इनमें पाए जाने वाले क्या होते हैं, सहजीवी संबंध पाया जाता है। जैसे उच्च पादपों की जड़ों के मूल रूप में मूल रोम नहीं पाए जाते, अर्थात भूमि में इसका पानी का अवशोषण नहीं कर पाते, तो कवक उनको ये चीज़ दे देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उसको संबंध को बोलते हैं माइक्रोराजा। लेग्यूम पेड़ पौधों के भीतर अति आवश्यक होते हैं। ये छोटे लेग्यूम पौधे यानी मटर के पौधे की जड़ों में पाए जाने वाली गाढ़ों के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण योगीकरण करने वाला एक जीवाणु होता है। लेग्यूम क्या है, एक जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और मुख्य रूप से ये मटर की जड़ों होती है उसमें पाया जाता है। यानी कि स्थिरीकरण का मतलब है वायुमंडल में पाई जाने वाली जो नाइट्रोजन है उसको ये नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। तो इसलिए, और लेकिन पौधे प्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल से नाइट्रोजन ये खुद ग्रहण नहीं कर, आपको ये तो पता है। अभी हम आगे नाइट्रोजन चक्कर देखेंगे, उसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि पेड़ पौधे डायरेक्ट जो वायुमंडल पाई जाने वाली नाइट्रोजन है उसको खुद डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते। इसके बाद जैविक इकोसिस्टम का हमने देख लिया, जैविक अजैविक घटक हो गए, और इकोसिस्टम के जैविक घटकों को मैंने बता दिया। जो वो इकोसिस्टम में पूरी प्रोसेस बता दी कि जैविक घटक भोजन के लिए आवश्यकता के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और इसी के लिए उनमें इंटरेक्शन करते हैं। और ध्यान रखना भोजन के लिए जो निर्भर रहते हैं उससे क्या है कि उनके बीच में श्रृंखला बन जाती है, और चूंकि भोजन के लिए बनती है इसलिए इसी को बोलते हैं फूड चेन, ठीक है ना। और फूड चेन में जो हर लेवल होता है कि कोई जीव किस लेवल पर आ रहा है वो उसका पोषक स्तर रहेगा, ठीक है ना। और ध्यान रखना फूड चेन की शुरुआत में हमेशा उत्पादक ही रहेंगे, क्योंकि यही उत्पाद करेंगे, यही स्वयंपोषी होते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। तो जैसे अपन आप इसमें देखोगे, जैसे वनस्पति है, ये क्या हो गया, उत्पादक हो गई, भोजन करती है किससे, अजैविक तत्वों के साथ क्रिया करते हैं। अजैविक तत्व में सूर्य का तापमान हुआ या सूर्य से होने वाली सूर्य ताप हुआ, जल हुआ, ऑक्सीजन हुआ, इनसे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए वनस्पति क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। और दूसरी बात शाकाहारी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक उत्पादक को, जो उत्पादक होते हैं इनका जो भोजन करते हैं उनको बोलते हैं शाकाहारी, और ये होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। अब पोषक स्तर पर देखें तो सबसे पहले पोषक स्तर पर उत्पादक ही आएगा।
दूसरा जो उसको खाएगा, जैसे इसमें देखा होगा भोजन, जैसे इसमें अगर कोई घास है, घास को खाया चूहे ने तो चूहा क्या हो गया शाकाहारी, चूहे को खाया बिल्ली ने वो हो गया मांसाहारी। और एक अगला लेवल हो गया सर्वाहारी, जो क्या होता है किसी को भी खा सकते हैं। तो देखो, तो चूहा क्या हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, बिल्ली क्या हो गई द्वितीयक उपभोक्ता, और बाघ, इसको बिल्ली को खाने वाला कोई भी शेर है या कुछ भी है वो क्या हो गया तृतीयक उपभोक्ता। तो ये पोषक स्तर 4 हो गए। अब आपस में एक चीज़ देखना कि ऊर्जा का फ्लो, ऊर्जा का एक नियम है जिसे बोलते हैं हम लेंडेमन का नियम। वो क्या कहता है कि ऊर्जा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जब जाती है तो ऊर्जा का केवल 10% हिस्सा ही ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल से देखते हैं हम, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जैसे पोषक स्तर फर्स्ट है तो उसमें मान लें 100 कैलोरी अगर ऊर्जा है तो ये 10, इसमें केवल क्या बचेगा 100 कैलोरी की जगह इसमें केवल 10 कैलोरी बचेगा, क्योंकि 90 कैलोरी ये उत्पादक अपने भोजन, अपनी श्वसन क्रिया के लिए क्या कर लेता है अपने पास उसको कंज्यूम कर लेता है। फिर अगर इसको कोई खाएगा तो उसमें केवल 10 कैलोरी ही क्या पहुँच पाएगी, ऊर्जा पहुँच पाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर कोई प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा तो उसमें 0.1 कैलोरी पहुंच पाएगी। अगर कोई द्वितीयक उपभोक्ता को खाएगा, तृतीयक उपभोक्ता, तो इसको 0.01%, यानी कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर ऊर्जा का केवल 10% हिस्सा ही स्थानांतरित होता है, और इसे ही ऊर्जा का लेंडेमन नियम कहते हैं। और ध्यान रखना यही कारण है कि पोषक स्तर है वो 4 या 5 या 6 तक ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि बाद में उन पोषक स्तरों पर पहुँचते पहुँचते उनको ऊर्जा ही नहीं बचेगी, तो उनमें डिपेंड रहने वाले जीव हैं वो अस्तित्व में ही नहीं बचेंगे। इसलिए पोषक स्तर 4 से 5 या 5 से 6 तक ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा पोषक स्तर नहीं हो सकते, ठीक है ना। क्योंकि जितने पोषक स्तर आ जाएंगे उसी के 10% पहुँच जाएगी। जैसे इसमें 1000 है, फिर 100 आ जाएगी, फिर 0.1 पाई जाएगी, फिर 0.1 से 001 आ जाएगी, तो इसके मतलब लास्ट वाले के पास तो कुछ बचेगा नहीं। इसलिए ध्यान रखना पोषक स्तर सिमिलर होते हैं। और यहाँ आप जानते हैं कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिवसीय होता है, एक दिशा में जाती है ऊर्जा। अगर किसी को मान लो प्राथमिक उपभोक्ता किसी ने खाया है और द्वितीय भुगतान, तो वो ऐसा है कि द्वितीय उपभोक्ता में चल जाएगी, लेकिन द्वितीय उपभोक्ता से ऐसा नहीं कि बाद में नष्ट होकर के पुनः वहीं आ जाए। तो इस प्रकार इसमें नहीं पाएगा। ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक दिशीय होता है, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर जाती है। इस नियम के अनुसार इकोसिस्टम में सबसे पहले जो ताकतवर जीव होता है, ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा ताकतवर जीव माना जाता है वो उत्पादक होता है, क्योंकि उत्पादक में सबसे ज़्यादा कैलोरी पाई जाएगी। बाकी सब तो उसी को खा करके जीते हैं, तो उनमें कम कैलोरी पाई जाती है। और सबसे दुर्लभतम जो अगर कोई जीव होगा अंतिम उपभोक्ता, जिसको बेचारे को बड़ी मुश्किल से एनर्जी मिल पाएगी, कैलोरी मिल पाएगी। जो इतने ज़्यादा जीवों को खाएगा तब जाके थोड़ी सी कैलोरी उसको मिल पाएगी। तो इसलिए अंतिम जो स्तर पर होता है, पोषक स्तर पर, वो क्या होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है, उसके अस्तित्व पे खतरा आने का संभावना ज़्यादा रहती है। इसके बाद पिरामिड होते हैं, यानी कि पिरामिड होते हैं जो मुख्य रूप से प्रत्येक पोषक स्तर को अगर हम दिखाते हैं तो उसको अगर संख्या या भार ऊर्जा के क्रम में अगर व्यवस्थित कर देते हैं खाद्य श्रृंखला को, तो उसे ही क्या बोलते हैं पिरामिड कहते हैं। अब वो खाद्य पिरामिड कहलाते हैं। ये संख्या के आधार पर होते हैं, ये भार के आधार पर होते हैं और ऊर्जा के आधार पर होते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, जो संख्या और भार के आधार पर पिरामिड होते हैं वो सीधे या उल्टे दोनों हो सकते हैं, लेकिन ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे ही होते हैं, ठीक है ना। ऊर्जा के पिरामिड है वो हमेशा सीधे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताऊं, जैसे ये पोषक स्तर पहला, इसमें अगर 1000 कैलोरी है, दूसरे पोषक स्तर में जाएगी तो 10 कैलोरी पहुंचेगी, तीसरे पोषक स्तर में जाएगी तो 0.1 कैलोरी पहुंचेगी, चौथे पोषक स्तर में 0, तो इस प्रकार घटती हुई जा रही है। इसका मतलब ये पिरामिड कैसा होगा, सीधा होगा, ठीक है। तो ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे बनते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको पता है उत्पादक के बाद ये उपभोक्ता होते हैं। अब बृहद उपभोक्ता यानी बड़े उपभोक्ता और लघु उपभोक्ता जिन्हें हम अपघटक भी बोलते हैं। बृहद उपभोक्ता में आपको पता है मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, जैसा कि इसका एग्जाम्पल हमने अभी देख लिया। लेकिन लघु उपभोक्ता ये इकोसिस्टम के अपशिष्टों को नष्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि हमारे वातावरण की गंदगी को मिटाने में, अपशिष्टों को नष्ट करने में, और एक ये मुख्य रूप से जो हमारे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको अपघटित करके सरल कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट करते हैं, उसमें ये जो अपघटक है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इकोसिस्टम में ऐसे जीव जिनका स्वयं तो भोजन नहीं बनाते, लेकिन अपने भोजन के लिए मृत जीवों पर डिपेंड, मृत जीवों के शरीर पर डिपेंड रहते हैं, इन्हें अपघटक बोलते हैं या इन्हें मृतपोषी भी बोलते हैं, ठीक है। और आपको पता है एक चीज़ और कि खनिज मृदा से मिलकर वनस्पति या मृदा महसूस होती रहती है, इसलिए खाद्य श्रृंखला के अंतिम उपभोक्ता में आ जाता है। मतलब तो मरने के बाद अपघटक की क्रिया के द्वारा, ये तो मुख्य रूप से आपने देखा होगा दो तरह का चक्र अगर हम देखें, तो अगर मैं बोलूँ ऊर्जा चक्र और एक देखूँ मैं आपसे खनिज चक्र, जो खनिज लवण पाए जाते हैं उनका चक्र। तो ऊर्जा का चक्र अगर मैं बोलूँ, जैसे थोड़ा सा एक मैप देख लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। जैसे मान लें
ये ऊर्जा है प्रकाश में, मतलब सूर्य ताप में। ये सूर्य से ऊर्जा ली, सूर्य से किसने ली? पेड़ ने ली। पेड़ ने किया, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण किया, ऊर्जा ली। इस पेड़ को क्या खा गया? कोई मतलब माकर बकरी खा गई, तो ऊर्जा का एक हिस्सा चला गया, 10% हिस्सा बकरी में। इसके बाद बकरी को खा गया कोई, मतलब बकरी को माला शेर खा गया, तो इसमें चला गया 10% हिस्सा। इसका 10% जाएगा, 0.1%। अब ये शेर नष्ट हो गया है तो ऐसा नहीं कि ऊर्जा वापस सूर्य के पास चली जाएगी। इसलिए ऊर्जा का प्रवाह हमेशा क्या होता है? एक दिशा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ खनिज लवणों की, तो जैसे मान लें ये कोई पेड़ है, इसने अपने विकास के लिए ज़मीन से पानी लिया, ठीक है ना, और या सूर्य से मुख्य रूप से प्रकाश लिया, या मुख्य रूप से इसने कुछ करके इसने मुख्य रूप से क्या लिया? ऑक्सीजन ली या कुछ भी ली, ठीक है ना। अब इसने प्राथमिक उपभोक्ता ने इसको खाया है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता या तो खुद मर जाएगा, या प्राथमिक उपभोक्ता कोई और खाएगा, तो इसको द्वितीय उपभोक्ता खाएगा, वो खुद मर जाएगा। खुद मर जाने के बाद उसका नष्ट हो जाएगा, उसका शरीर है वो नष्ट होगा, और अब घटक उसको क्या बनेंगे? मृदा बना देंगे, यानी मृदा बना देंगे या उसको मृदा में बदल देंगे, ये है ना। और ये बाद में फिर इस पेड़ के पास चली जाएगी, क्योंकि इसी पेड़ में क्या बन जाएगी? इसी मृदा से फिर पेड़ बनता है, फिर पेड़ को वो फिर पेड़ बनेगा, पेड़ को उपभोक्ता खाएगा, उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता खाएगा, वो मरेगा, फिर अवघटक। इस तरीके से खनिज लवणों का एक चक्र चलता रहता है। तो खनिज लवण है वो चक्रीय अवस्था में जा सकते हैं, जबकि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय ही होता है, ठीक है ना। अब आते हैं हम दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर, जैव विविधता। जैव विविधता मुख्य रूप से पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैविक घटक होते हैं, जैविक घटक हैं जीव जंतु वनस्पति या सूक्ष्म जीवों की जो विविधता पाई जाती है। विविधता मतलब उनकी डाइवर्सिटी, उनको मतलब अलग अलग बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रकार की उनमें विविधताएं पाई जाती है, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो में किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की जो डाइवर्सिटी होती है उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है ना। इससे कई चीज़ हो सकती है। अगर आपसे पूछे कोई जीनीय विविधता, तो जीनीय विविधता एक जीव में होती है, उसके जीन में अलग अलग परिवर्तन की वजह से। जैसे आपने देखा होगा सांप, कुछ सांप हरे भी होते हैं, कम जहरीले भी होते हैं, कुछ सांप काले होते हैं। तो रीज़न क्या है? हरा सांप किसकी वजह से पता है? उसमें जीन पाया जाता है हरा, जबकि काला सांप किसकी होता है? काला जीन। तो ये काला जीन और हरा जीन जो है, तो इस जीव सांप के अंतर्गत ही जीनों में विभिन्नता की वजह से जो अलग अलग सांप के टाइप हो गए हैं उन्हें बोलते हैं जीनीय विविधता। इसके बाद अगर आपसे पूछे कोई वातावरणीय विविधता, तो वातावरणीय विविधता मतलब एक ही वातावरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टमों की विविधता। जैसे अगर मान लें उष्णकटिबंधीय, मैंने अगर आपसे बोला वातावरण है, तो यहाँ पर मैदान हो गए, यहाँ पर झील हो गई, यहाँ पर पर्वत हो गए, यहाँ पर समुद्र हो गया। तो इनका जो इकोसिस्टम है, इसमें पाई जाने वाली जो विविधता है इकोसिस्टम की, यानी कि एक ही वातावरण के अंतर्गत इतने इकोसिस्टम हो गए, तो ये क्या हो गई? इकोसिस्टम विविधता। इसी प्रकार अगर आपसे पूछें तो एक होती है जंतु विविधता, यानी कि एक क्षेत्र विशेष में विभिन्न प्रकार की जंतु विविधता पाई जाती है, या एक ही क्षेत्र विशेष के अंदर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, कवक, शैवाल, वायरस, बैक्टीरिया। तो ये क्या हो गई? जंतु की विविधता है, सूक्ष्म जीवों की विविधता, ठीक है ना। तो बायोडाइवर्सिटी में एक चीज़ ध्यान रखना, अगर किसी इकोसिस्टम के अंदर जितनी ज़्यादा विविधताएं होंगी, यानी कि विविधता मतलब एक तरह से विकल्प, एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा होगी, उतना ही पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा और स्थिर रहेगा। और जितनी कम डाइवर्सिटी होगी, जैसे मान लेते हैं अगर मान लें एक शेर है, अब वो कहीं रह रहा है, तो उसको खाने के लिए अगर मान लें बकरी भी है, उसको खाने के लिए दूसरे जीव भी है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत विविधता है शेर के लिए। शेर बहुत टाइम तक यहाँ पर जीवित रह सकता है क्योंकि उसके पास विकल्प बहुत है। लेकिन अगर शेर के पास विविधता ना हो, तो मान लें ये बकरी पर डिपेंडेंट, बकरी नष्ट होगी तो शेर भी नष्ट हो जाएगा। अर्थात वो इकोसिस्टम बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो जितनी ज़्यादा विविधता होंगी, इकोसिस्टम उतना ही स्थायी होगा और मजबूत होगा, ठीक है। अब थोड़ा अक्षांशीय आधार पर हम विविधता को देखें तो ध्यान रखना, अगर हम विविधता देखें विशेष रूप से, चाहे वो हम जैसे वनस्पति विविधता की बात करें, तो वनस्पति विविधता या जैव विविधता की मैं बात करूँ, जीव जंतु वनस्पति विविधता, तो वो मुख्य रूप से अगर देखें विषुवतीय के क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर बरसात अच्छी खासी होती है, इसलिए वहाँ पर वनस्पति बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। वहाँ वनस्पति ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए वहाँ जीव जंतु बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसलिए सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वहाँ तापमान और वनस्पति ज़्यादा होगी, और वनस्पति ज़्यादा की वजह से वहाँ जंतुओं की ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है, इसलिए वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी। इसलिए ये हो गया उष्णकटिबंधीय अक्षांश या निम्न अक्षांश या 0 डिग्री अक्षांश। यहाँ से अगर जैसे जैसे आप उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे तो जैव विविधता कम होती चली जाएगी। क्यों? टेम्परेचर घटता जाएगा और
तापमान भी, टेम्परेचर घट जाएगा और बरसात भी घट जाएगा, इसलिए वनस्पति विविधता भी घट जाएगी, तो जीव विविधता भी पाई जाएगी। इसलिए आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन पाए जाते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है और सबसे कम ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ये तो हो गया हम समानता क्षैतिज जो विविधता देखी, क्षेत्र आधार पर जो विभिन्नता देखी हमने। इसी प्रकार अगर आपसे पूछे कोई कि अगर पर्वत और पहाड़, पर्वत और मैदान, अगर मैदानी भाग देखें एक पर्वत भाग देते हैं, तो ध्यान रखना जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर कम होता जाएगा, बरसात भी कम होती जाएगी, तो जैव विविधता भी वहाँ पर कम होती जाएगी। इसलिए किसी आपने देखो पश्चिमी घाट में, तो पश्चिमी घाट के जो कुछ मीटर की ऊंचाई तक जैव विविधता बहुत पाई जाती है, और इसी प्रकार हिमालय है, और जैसे जैसे हिमालय में आप ऊंचाई पर जाते जाएंगे जैव विविधता कम होती चली जाएगी। ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको कि जैव विविधता इस तरीके से प्रभावित होती है, जो कई कारक प्रभावित भी करते हैं। तो अक्षांश स्थिति, वर्षा, तापमान, जितना ज़्यादा बरसात होगी, जितना ज़्यादा तापमान रहेगा, और उतनी ही ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएँ होंगी, और वनस्पति उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ करेंगी, और जितनी ज़्यादा वनस्पति होंगी उसी आधार पर वहाँ जीव जंतु भी निवास करेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना स्थल भाग की सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, और जलीय भाग की सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है किसमें, जो मूंगे होते हैं, कोरल रीफ होती है उनमें। ठीक है ना। तो कोरल रीफ समुद्र, इसलिए कोरल रीफ को समुद्री वर्षा वन भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जैव विविधता जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बराबर पाई जाती है। इसके बाद कोरल रीफ की बात है तो कोरल रीफ जीव को बोलते हैं सी एनिमोन, जिसे कोरल जीव भी बोल सकते हैं, समुद्री जीव भी बोलते हैं। और आपको पता है उसी के कंकाल से में CO3 पाया जाता है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, और जब ये जीव मर जाता है तो ये जम जाता है, और जम जाने से मोगा चट्टानों का निर्माण होता है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो संबंध मैंने बताया था कि ये शैवाल है, जो ये जीव होते हैं कौन से, ये जो शैवाल मतलब ये कवक ये होते हैं, ओरल जीव, जो कोरल जीव होते हैं, ये किसके साथ क्रिया करते हैं, जूजंतले के साथ। मैंने आपको बताया था कि कोरल है वो क्रिया करते हैं किसके साथ, जूजंतले के साथ। कोरल देते हैं खुद आवास, ये देते हैं इनको भोजन, और इन भोजन देने के लिए आपको बताया जूजंतले क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की वजह से ही इनका रंग हरा हो पाता है। तो ध्यान रखना कोरल रीफ का कलर खुद की वजह से हरा नहीं होता, वो जूजंतले की वजह से हरा होता है, और जब तक जूजंतले इनके साथ रहेंगे उनका रंग हरा रहेगा। लेकिन जैसे ही विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक कारण, जैसे टेम्परेचर बढ़ जाना, पॉल्यूशन भी हो जाना, अगर पॉल्यूशन हो जाना या अन्य घटनाएं हो जाती है, या जल स्तर बहुत ज़्यादा ये गहरे चले जाते हैं तो इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो फिर ये जूजंतले जब मर जाते हैं, तो जैसे जूजंतले मरेंगे तो आपको पता है इनका रंग हरा से मतलब सफ़ेद अलग कलर का होने लग जाएगा, और इसी को बोलते हैं हम प्रवाल प्ररंजन की घटना। तो यही चीज़ इसमें दिखाई गई है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी जो मूंगे की चट्टान है, कोरल चट्टान है, कोरल रीफ पाई जाती है, वो है ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग है, इसके तटवर्ती क्षेत्र है, और ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं इसको, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है ना, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में पाई जाती है। इसके बाद आते हैं हम हॉट स्पॉट। ये हॉट स्पॉट क्या होते हैं, सबसे पहले हॉट स्पॉट समझने से पहले एक शब्द आपको समझना है, एंडेमिक स्पीसीज या स्थानिक जाति या स्थानिक प्रजाति। आपने सुना हो कई बार स्थानिक प्रजाति हो, स्थानिक प्रजाति है, तो क्या है, ऐसी जाति या ऐसी प्रजाति, चाहे वो पेड़ की भी हो सकती है, चाहे जीव की भी हो सकती है, वनस्पति की भी हो सकती है, जो पूरे विश्व में केवल एक विशेष क्षेत्र की जलवायु की वजह से उस क्षेत्र विशेष में ही वो पाई जाती है, उसे बोलते हैं हम स्थानिक प्रजाति। जैसे ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, अब कंगारू कहीं नहीं पाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में जरूर पाया जाएगा। तो कंगारू क्या है, एक स्थानिक जाति है किसकी, या स्थानिक प्रजाति है किसकी, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। ठीक है ना। तो वर्तमान में मुख्य रूप से 3 लाख से अधिक जो प्रजातियों खोज की गई है, जिनमें से केवल 0.5% ही स्थानिक प्रजाति है वर्तमान में दुनिया में। तो देखो अब सबसे पहले हॉटस्पॉट की धारणा आती है। हॉटस्पॉट क्या होते हैं, तो इनको बोलते हैं हॉटस्पॉट नहीं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है ना। तो इस संकल्पना को सबसे पहले प्रस्तुत किया 1988 में मेयर ने, और उसके अनुसार बायोडाइवर्सिटी जहाँ पर ज़्यादा होती है, हॉटस्पॉट की पहली शर्त तो यही होती है कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, इसलिए उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। लेकिन उसके साथ उसको 2 शर्त और फॉलो करनी पड़ती है कि उस स्थान पर विश्व की 1500 वनस्पति स्थानिक हो, यानी कि वो क्षेत्र वहाँ पर कम से कम 15 से स्थानिक वनस्पतियाँ हों। ठीक है ना। और दूसरी, उन 15 से स्थानिक वनस्पतियों में से 70% वनस्पतियाँ नष्ट हो चुकी हैं, 70% जातियाँ उनकी नष्ट हो चुकी हो और उन पर खतरा मंडरा रहा हो, तो उनको फिर हम बायोडाइवर्सिटी
हॉट स्पॉट की श्रेणी में रख देते हैं। तो इसने मुख्य रूप से जो मेयर ने उस टाइम जब डिसाइड किया उस टाइम 25 हॉट स्पॉटों को बताया विश्व में, पूरे विश्व में, और उसमें से उस टाइम भारत में 2 बताए थे, लेकिन वर्तमान में विश्व में 34 हैं और कई जगह आपको मिलेंगे भारत में 3 या 4, लेकिन अगर कई किताबों में आप देखोगे तो 4 मिलेंगे भारत में, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और लेकिन कौन कौन से होते हैं, और कई जगह 3 मिल सकते हैं। तो 4 कौन कौन से, एक तो पूर्वी हिमालय, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक पश्चिमी घाट और एक इंडो बर्मा की जो बॉर्डर है भारत की, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ध्यान रखना, ये चारों एरिया वो एरिया है जहाँ पर ज़बरदस्त जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन अभी वो जैव विविधता की काफ़ी जो स्थानीय प्रजाति है उन पर संकट आ गए हैं, इसलिए इनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की श्रेणी में रखा जाता है। और इसलिए ध्यान रखना, जितने भी हॉटस्पॉट होंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे ज़्यादातर, बिकॉज क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मैंने बताया था कि यहाँ को बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, और उसका रीज़न क्या है कि यहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और यहाँ पर बरसात भी ज़्यादा होती है, इसलिए। तो बायोडाइवर्सिटी में अनेक जातियाँ आती है, जातियों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी इकोसिस्टम उतना ही मजबूत होगा, उतना ही स्थायी होगा। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई थी। इसके बाद एक प्रजाति का नाम होता है की स्टोन प्रजाति। ऐसे कई प्रकार की होती हैं प्रजातियाँ, लेकिन की स्टोन जो जातियाँ हैं या की स्टोन जो जातियाँ हम किसको बोलते हैं, तो की स्टोन इसलिए बोलते हैं, सबसे ही पता लग जाता होगा, जो इकोसिस्टम में संख्या में तो कम होती है लेकिन पूरे इकोसिस्टम पर उनका प्रभाव बना रहता है, उसे बोलते हैं हम की स्टोन। जैसे शेर, तो अगर हम जंगल के इकोसिस्टम को देखेंगे तो वहाँ शेर है, एक की स्टोन स्पीसीज होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार को जो स्पीसीज होती है संकेतक स्पीसीज, जैसे अभी हमने लाइकेन पढ़ा था, तो लाइकेन एक संकेतक स्पीसीज है, वो बता देगा कि कहाँ पर्यावरण वायु पॉल्यूशन है या नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध उसमें पाया जाएगा, किसमें, वायु में, जहाँ पर SO2 की कमी होगी। ये बेसिक चीज़ें हैं वो हमने देखी। इसी आधार पर एक जो सबसे पहले वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पहला प्रयास था, आपको पता है सबसे पहले जो विश्व के जो लीडर हैं 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम सम्मेलन में किया, और उसमें इस जो सम्मेलन हुआ था ये पहली बार पर्यावरण को लेकर के वैश्विक सम्मेलन था, जो UNO के नेतृत्व में इसको किया गया था, UNO के देख रेख में सम्मेलन हुआ, और इसमें कई महत्वपूर्ण डिसीजन भी लिए। इसमें एक डिसीजन तो ये था कि इसमें UNEP का गठन किया गया था, जिसकी जो मुख्यालय है नैरोबी, केन्या की राजधानी है, आपको पता है नैरोबी, ये केन्या है, उसमें नैरोबी है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम नाम से एक इंटर गवर्नमेंटल पर्यावरणीय संस्था बनाई थी, ठीक है। और इसको जिम्मेदारी देखी गई थी कि पर्यावरण के मामले तो ही देखना पूरे विश्व में। तो पर्यावरण के समस्त मामले होते हैं विश्व में, वो कौन देखती है, उसको UNEP देखती है। इसके अलावा एक काम तो इसमें किया ही गया। दूसरा काम इसमें क्या बोला, इस सम्मेलन के अंतर्गत, स्टॉकहोम सम्मेलन के अंतर्गत जो स्वीडन में हुआ था, इसमें बोला गया कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रत्येक देश को एक घरेलू कानून बनाना होगा, कि जो देश इस पर हस्ताक्षर करेंगे या जो देश इस सम्मेलन में प्रेजेंट हुए हैं उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो जा करके एक कानून बनाए, किसका, वन्य जीवों की संरक्षण के लिए। तो आपको पता है भारत ने भी वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 बनाया, उसी टाइम आते ही भारत ने भी, क्योंकि भारत की इस सम्मेलन में शामिल था और भारत इस सम्मेलन के अंतर्गत हस्ताक्षरकर्ता भी था। तो भारत ने उसी टाइम वन्य जीव संरक्षण एक्ट क्या बनाया, वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 बनाया। उसके कुछ प्रोविजन मैंने आपको यहाँ बता रहा हूँ, बाकी करंट में भी एक्ट आएगा तो वहाँ भी इसके प्रोविजन उनको देखेंगे। इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट के प्रोविजन क्या थे कि भारत सरकार ने ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वन्य जीव पाए जाते हैं उनको संरक्षण क्षेत्र के रूप में घोषित किया, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और बायोस्फीयर। इनमें भी क्या अंतर होता है, बेसिक अंतर ये होता है कि अगर देखें तो अभ्यारण्य होते हैं वो अगर उनकी बात करें तो वो पर्यावरण के साथ साथ जीवों के संरक्षण की भी बात करते हैं, ठीक है ना। वहाँ के मतलब इसमें जीव, अभ्यारण्य में जीव भी आते हैं और वहाँ की वनस्पति भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें केवल जीवों के संरक्षण के लिए किया जाता है। और ध्यान रखना, राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही ज़्यादा संरक्षित होते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि को राष्ट्रीय उद्यान में अलाउ नहीं किया जाता। केवल रिसर्च अनुसंधान के लिए भी कुछ मानवों का प्रवास, मतलब कुछ लोग इसमें भ्रमण कर सकते हैं या कुछ भ्रमण के लिए जा सकते हैं, बाकी आर्थिक गतिविधियाँ राष्ट्रीय उद्यान में पूरी तरह लॉक होती है। अभ्यारण्य इसमें थोड़े मानव गति, जैसे लकड़ियों को बटोरने जाना या लकड़ी की थोड़ी बहुत जंगलों में से लकड़ियाँ है या घास फूस, ऐसी चीज़ों का यूज किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसमें भी प्रतिबंध होता है। और एक होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व की मैं बात करूँ तो बहुत बड़ा मतलब इनके सेक्शन का एरिया होता है। जैसे इसमें 3 पार्ट होते हैं अगर बायोस्फीयर रिजर्व की देखें, एक होता है इसका कोर एरिया, एक होता है इसका दूसरा बफर एरिया और एक होता है दूसरा बाह्य एरिया। कोर एरिया होता है इसका एकदम संरक्षित क्षेत्र होता है और ये वो एरिया होता है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और इस पर किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ, मानवीय गतिविधियों को अलाउ नहीं किया जाएगा, पूरी तरह प्रतिबंध है इसमें।
इसके कोर एरिया में। किसके कोर एरिया में? बायोस्फीयर के कोर एरिया। ठीक है। दूसरा बफर एरिया होता है जो इसके कोर एरिया और बाह्य एरिया के बीच में होता है। ये बफर एरिया है, इसमें ध्यान रखना, इसमें थोड़े रिलैक्सेशन दिए जाते हैं, लेकिन रिलैक्सेशन ये है कि ऐसी गतिविधियाँ, आर्थिक गतिविधियाँ, सामाजिक गतिविधियाँ इसके अंतर्गत की जा सकती है जो पर्यावरण के अनुकूल हो। जैसे आप यहाँ जैविक खेती कर सकते हो, या कोई व्यक्ति धीरे धीरे छोटी छोटी मुख्य रूप से बस्ती यहाँ पर बस सकती है, लेकिन वो ऐसी तरह से बसेंगी जो पर्यावरण के नुकसान ना करें। और फिर इसका एक होता है बाह्य एरिया, जो इसका संरक्षित एरिया होता है, लेकिन उसमें आपको सामाजिक आर्थिक गतिविधि करने की पूरी छूट होती है। तो बायोस्फीयर एक बहुत बड़ा एरिया को घोषित किया जाता है, जिसमें मेन जो सेंसिटिव जोन होता है वो कोर जोन होता है। ठीक है ना, यही इनका मुख्य रूप से अंतर है। और आपको अगर विस्तार देखना है तो यहाँ आप इसको करंट में देखने को आपको ये मिलेगा। और कितने बायोस्फीयर है भारत में? अभी तक भारत में 18 बायोस्फीयर है। ठीक है ना, और इन बायोस्फीयर को यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल होते हैं। तो भारत में अभी तक 18 में से 10 बायोस्फीयर है वो यूनेस्को की विरासत में शामिल है, यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व उसमें शामिल है। ठीक है ना। और दूसरी बात इसमें ये बोला गया कि इन सुरक्षित क्षेत्रों में शिकार, लकड़ी काटना, आवास करना आदि पर रोक लगा दी, परंतु पर्यटकों पर रोक नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें ये देखेंगे। एक चीज़ अभी थोड़ा सा चेंज किया है कि देखो, राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य घोषित करने का अधिकार आपको बताया राज्य सरकार के पास होता है, लेकिन राज्य सरकार है उनको एक बार केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है अगर वो राष्ट्रीय पार्क को घोषित कर रहे हैं तो। ठीक है ना। 1972 का ये सम्मेलन हुआ, इसमें केवल पर्यावरण को फोकस किया गया था कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें, उसके प्रधान। लेकिन आपको पता है कि पर्यावरण का संरक्षण ठीक है, लेकिन साथ साथ में पर्यावरण का संरक्षण उस टाइम लोगों तक मन में ये था कि यार हम पर्यावरण को बचाएंगे, विकास कैसे करेंगे, अर्थात विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी है। 1972 तक ये मानसिकता बनी हुई थी। ठीक है। लेकिन आपको पता है उसके बाद 1983-84 में यूएन ने अपनी एक समिति बनाई, और 1983-84 समथिंग यूएन ने एक ब्रुटलैंड की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, और उस समिति ने पहली बार दुनिया को ये बात बताई कि पर्यावरण और विकास एक दूसरे के विरोधी नहीं है। अगर आप विकास करोगे तो ऐसा नहीं है कि पर्यावरण को नुकसान होगा, यदि आप विकास का तरीका बदल दो तो दोनों ही एक दूसरे के लिए जरूरी, दोनों ही एक दूसरे के अनुकूल हो जाएंगे, विरोधी नहीं हो पाएंगे। तो वहाँ से अवधारणा आई सतत विकास की अवधारणा, यानी विकास कैसा हो? सतत हो। और सतत विकास की नॉर्मल परिभाषा यह है कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के संसाधनों की सुरक्षा करें, मतलब वर्तमान पीढ़ी को सारी आवश्यकताएं पूरी करें, साथ में भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को भी बचा के रखें, और वह विकास सतत विकास कराएगा। तो रियो सम्मेलन के अंतर्गत जब 1992 में ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील की राजधानी है वहाँ पर ये सम्मेलन हुआ, और इसी सम्मेलन को पहली बार इसमें मानव और पर्यावरण दोनों को फोकस किया गया था। मानव यानी गरीबी को दूर करने के लिए चीज़ें इसी रियो सम्मेलन के अंतर्गत आई थी, और इसीलिए इस सम्मेलन के अंतर्गत पहली बार सतत विकास की धारणा आई। साथ में ग्लोबल वार्मिंग का इश्यू इस दौरान आया था। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग समझ लो, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब औसत तापमान में वृद्धि, यानी कि ग्लोबल वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। इसका रीज़न क्या होता है कि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी जो गर्म होती है, जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, उसमें ग्रीन हाउस गैसें की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ग्रीन हाउस गैसें किसे कहते हैं? वो गैस जो सूर्य से आने वाली लघु किरणों को तो आने देती है, लेकिन पृथ्वी से जाने वाली दीर्घ किरणों को अपने पास अवशोषित कर लेती है। ये चीज़ सही भी है एक सीमा तक। क्यों? क्योंकि तभी तो पृथ्वी गर्म रहेगी, तभी तो तापमान बना रहेगा। लेकिन जब ग्रीन हाउस गैस इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो आने वाली को आते देते, जाने को जाने नहीं देंगी, तो जब पूरी ताप किरणें, तरंगें जो मुख्य रूप से जो दीर्घ तरंगें, वो जब वायुमंडल में जमा हो जाएंगी तो फिर तापमान बढ़ने लग जाएगा, और उसी को बोलते हैं वैश्विक तापमान वृद्धि, जिसका कारण है ग्रीन हाउस गैस। इसमें यह हुआ कि ग्रीन हाउस गैस को कम करने पर फोकस किया गया, लेकिन विकसित और विकासशील देशों में विवाद हो गया। विवाद तो आपको पता है हर सम्मेलन में विकसित और विकासशील देशों में होने वाला है, क्योंकि विकसित देश क्या कहते हैं? क्यों देखो, अब तक जो ग्रीन हाउस गैस बढ़ाई है उसकी जिम्मेदारी विकसित देशों ने की थी, उन्होंने औद्योगिकरण किया, विकास किया, तो नियम के अनुसार भाई उन्होंने किया है, लेकिन आपको पता है नुकसान हो रहा था विकासशील देशों को, क्योंकि बेचारे गरीब थे, वहाँ पर जल स्तर बढ़ रहा है, वहाँ पर खाद्यान्न का संकट आ रहा है, वहाँ पर बाढ़ आ रही है, सूखा आ रही है। अब विकसित देशों के पास तो संसाधन हो तो बच जाते हैं, तो विकसित देशों ने कर्म किया, नुकसान हो रहा था विकासशील देशों के लिए। तो इसलिए अब विकसित देश क्या कहते हैं कि नहीं, सभी समान रूप से इसमें ग्रीन हाउस गैसों को कम करेंगे। भाई जब तुमने इनको बढ़ाया है तो हम कम क्यों करेंगे? तो विकसित और विकासशील देशों में डिस्प्यूट होने की वजह से कोई इस पर कोई मतलब खास डिसीजन नहीं हो पाया। लेकिन इसी दौरान UNFCCC नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस मतलब ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए, जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए एक UN के अंतर्गत एक संस्था बनाई गई थी, फ्रेमवर्क हुआ था,
UNFCCC। तो इसमें 3 संस्था बनी, आपको पता है, UNFCCC और UNCBD और UNC मतलब जो डेजर्ट को लेकर के हुई थी, UNCCD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस कम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन, यानी कि ये बढ़ते मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए हुई थी। एक हुई थी UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, और एक हुई थी UNCBD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये तीनों कन्वेंशनों का जो शुरुआत है इसी रियो सम्मेलन में डिसीजन लिया, इसके बाद ये सम्मेलन हुई। और UNFCCC है वो जलवायु परिवर्तन पर काम करती है, UNCBD है वो बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण पर काम करती है, और UNCCD है वो मुख्य रूप से किस पे काम करती है, मरुस्थलीकरण को कम करने पर काम करती है। तो ये चीज़ें ली गई। और इसके बाद जब ये सम्मेलन हुआ, रियो सम्मेलन, इसके बाद ग्रीन हाउस गैस को लेकर के निरंतर कई सम्मेलन हुए जलवायु परिवर्तन को लेकर के। तो अब ये सम्मेलन हुआ 1997 में, इसकी तीसरी बैठक हुई थी, है ना, जिसे COP3 भी बोलते हैं, और ये जापान में हुई थी। और जापान में जब इसको कम करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल अपनाए गए थे तो उन्हें क्योटो प्रोटोकॉल बोला गया था। और क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ये था कि ग्रीन हाउस गैस है उसको हम कम करेंगे, ठीक है ना। और ये बात बनी थी रियो सम्मेलन में। और दूसरी बात, रियो सम्मेलन में एक काम और हुआ था कि रियो सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि हर 20 साल में UNO इस प्रकार का एक सम्मेलन करेगा। किस प्रकार का? जो 1992 में हुआ था। तो जब 1992 हुआ, इसके बाद 20 साल बाद 2012 में, तो 2012 में एक सम्मेलन हुआ, उसे रियो 2 बोला गया था, ठीक है ना। तो ये इसमें बात हुई। लेकिन जब ये अब हम स्पेशली अगर बात करें तो जो COP है इनको देखेंगे, यूनाइटेड नेशंस जो UNFCCC है, इसके अंतर्गत शामिल होने वाले लोगों को जो देश है उनको बोलते हैं COP, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इनकी समय समय पर विभिन्न प्रकार की बैठक होती हैं, पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक। उसी में जो COP3 हुई थी, तीसरी बैठक, वो जापान के शहर क्योटो है उसमें हुई थी। और वहाँ पर कुछ ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल डिसाइड किए, जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसके बाद आप एक चीज़ और देखते हैं, IUCN आपने सुना होगा। ये पर्यावरण को लेकर के विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं जिनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। बाकी करंट में जो हाईलाइट रहेगी वो एक सवाल वहीं से पूछे जाएंगे। IUCN क्या है? ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर जो ये होती है। तो IUCN नाम की एक संस्था है जो मुख्य रूप से 1948 में इसको स्थापित किया गया था, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि नेचर है उसके संरक्षण करने के लिए इसका क्या किया गया, इसका गठन किया गया था IUCN का 1948 में। और पर्यावरण को लेकर के सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, या वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सबसे पहली संस्था बनी है। इस संस्था के द्वारा एक रेड डेटा बुक प्रकाशित की जाती है। क्या रहेगा? रेड डेटा बुक को प्रकाशित कौन करती है? IUCN संस्था। और ये मुख्य रूप से इस रेड डेटा बुक के अंतर्गत ऐसी वनस्पति या जाति जो लुप्त हो चुकी है या लुप्त होने का खतरा है, उनके लिए मुख्य रूप से एक बुक जारी करते हैं, उसको बोलते हैं रेड डेटा बुक। इसमें अलग अलग पेज पर अलग अलग तरीके से इनकी स्थिति लिखाई जाती है। जैसे इसको भी हम देखेंगे कि इनकी श्रेणी होती है अलग अलग। एक होती है क्रिटिकल एंडेंजर्ड, एक होती है डेंजर्ड, एक होती है वल्नरेबल, एक होती है नियर एक्सटेंस, नियर भविष्य में खत्म होने वाली, है ना। एक होती है मुख्य रूप से खत्म हो चुकी है, जो विलुप्त हो चुकी है। तो इस तरीके से उन्होंने कई श्रेणियाँ मतलब डिस्ट्रीब्यूट की है। और श्रेणियाँ बांटी कैसे ज़्यादा पे कि किसी वनस्पति या किसी जीव पर जो संकट है उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए या उस पर रिस्क को देखते हुए ये मुख्य रूप से उनको उसी सूची में रखती है और उन पर फिर उसी प्रकार से संरक्षण दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये रेड डाटा बुक जारी कौन करती है? IUCN करती है, ठीक है ना। और इसमें अलग अलग पेज पे अलग अलग, जैसे अगर रेड पेज पे उसको किनको लिखा जाता है जो बहुत ही ज़्यादा संकटग्रस्त होती है, ग्रीन पे वो लिखा जाता है जो अब तुलनात्मक रूप से कम संकटग्रस्त है, पिंक पे वो लिखा जाता है जो थोड़ी ज़्यादा संकट मतलब ज़्यादा जिनकी संकटग्रस्त होने की संभावना है। इस तरीके से अलग अलग पेज पे अलग अलग जो इनकी श्रेणियाँ होती हैं, इनकी जो जीव और जंतुओं की जो मुख्य रूप से जीव और जंतु होते हैं उनकी जो संवेदनशीलता होती है, रिस्क होती है, उसके आधार पर उनको अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद होता है IUCN ने मुख्य रूप से एक वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना की, है ना। और इसका गठन किया गया था WWF का। ये इसने इसलिए किया गया था 1961 में हुआ था ये गठन, आपको पता है। और इसके बाद इन दोनों ने मिलकर, किसने? IUCN और WWF ने 1961 के बाद एक मैसेज पार्टनरशिप पे काम किया दोनों ने। ये जो है फंड उपलब्ध करवाता है। इन दोनों ने मिलकर मुख्य रूप से एक
साइट्स नाम का, साइट्स क्या है, इसका मतलब कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन स्पेसीज। जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जो पर्यावरण की स्पेसीज होती है, फ्लोरा और फ्यूना, फ्लोरा फ्यूना मतलब जीव और वनस्पतियों का जो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेडिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए ये कन्वेंशन हुई थी CITES बोलते हैं। और ये CITES के अंतर्गत आप अगर देखोगे तो इसके अंतर्गत ये मैं आपको ये बता दूंगा, ये तो थोड़ा ब्रीफ में दे रहा हूँ ये क्या होती है। ये मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीवों के जो व्यापार है, विशेषकर जो संकटग्रस्त जो जीव जंतु होते हैं उनके व्यापार को क्या करती है, रेगुलेट करती है, ठीक है ना। तो इसको लाया कौन था, इसको IUCN और WWF मिलकर के लाए थे। और इसी के अंतर्गत एक ट्रैफिक नाम की संस्था बनाई थी 1976 में, और जिसको कार्य सौंपा गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निगरानी रखेगी, कि जीव जंतु जो संकटग्रस्त हो चुके उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसकी निगरानी रखेगी कौन, ये ट्रैफिक नाम की संस्था है। इतना ही नहीं, इन सबको हम अच्छी तरीके से और देखेंगे, करंट में सारी चीज़ें आती है, लेकिन थोड़ा ब्रीफ और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट सवाल